तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर और आपकी एजुकेटर CS मेहंदी तोशनीवाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। चैप्टर नंबर 3 को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिया होगा। एंड आज बारी है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 4। गुड आफ्टरनून एवरीवन। राधे राधे कामिनी, प्रशांत। गुड आफ्टरनून हर्षिता, मनब। आ जाओ, जल्दी जल्दी से टाइम पर आ जाओ। गुड आफ्टरनून जैनब, साम्या, खुशी, प्रियांशी, अमीषा, विपुल, स्तुति। हेलो। गुड आफ्टरनून साहिल, मॉर्निंग हो गई है खत्म। गुड आफ्टरनून प्रियांशी, गुड आफ्टरनून आदित्य, सोनी। आ जाइए जल्दी जल्दी से। लक्ष्य, राधे राधे दीपशिखा। अच्छा, क्या आप बच्चे लोगों ने चैप्टर नंबर 3 को रिवाइज किया है? DPP देखा है उसका? गुड आफ्टरनून एकशा, विनीत, समीक्षा, वेदिका, पार्थ। गुड आफ्टरनून नेहा, तन्मय, केटी। हेलो। हेलो कैशव, परवेज। चलो, आई होप आप सभी लोग आ गए हो। सो आज बारी है आपके चैप्टर नंबर 4 की। पार्ट ए का मैं कह सकती हूँ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है आज का हमारा चैप्टर, दैट इज श्योर एंड श्योर कैपिटल। तो दीदी साथ साथ ये भी बता दो कि इसका वेटेज कितना है। बिल्कुल आपको वेटेज बताएंगे ताकि आपकी जो सीरियसनेस है पढ़ने की वो थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। ये जो चैप्टर है इसका वेटेज रहता है अप्रोक्सीमेटली आपका 12 to 14 मार्क्स का। ठीक है, ये हमारे चैप्टर नंबर 4 श्योर एंड श्योर कैपिटल का वेटेज रहता है। तो अभी फटाफट से हार्ट ड्रॉप कर दो सारे के सारे बच्चे। चैट बॉक्स में एक हार्ट ड्रॉप कर दो ताकि क्या होगा, दिल इधर आ जाएगा और आप सभी लोग दिमाग से, फोकस से, डेडिकेशन से यहाँ पर 2 घंटे मेरे साथ साथ पढ़ोगे। ठीक है। गुड आफ्टरनून आयशा, निहाल, हरीश। जब भी होगी आप लोगों को नोटिफाई कर दिया जाएगा बेटा, टेंशन मत लो। ठीक है, यस परफेक्ट। स्तुति, प्रियांशी, विपुल, लक्ष्य, इक्षा। फटाफट से अपने हाथ ड्रॉप कर दो मेरे पास। आपकी दीदी के पास सारे हाथ ड्रॉप कर दो ताकि दिल इधर आ गया है ना, अब तुम लोग दिमाग लगाकर पढ़ोगे। ठीक है, परफेक्ट। तो रेडी हो क्या आज का मस्त सा प्यारा सा चैप्टर स्टार्ट करने के लिए? एक्साइटेड है हम सभी लोग? स्टार्ट करें। चलो, गुड आफ्टरनून मान्या। SBIL की क्लास आज से स्टार्ट हो जाएगी हमारी। 1:30 to 3:30 रहेगी आपकी सी लॉ की क्लास। 3:30 to 4 आपका ब्रेक है एंड 4 to 6 फिर से आप मुझसे मिलने वाले हो इन द क्लास ऑफ SBIL। ठीक है, चलो आज के टॉपिक्स देख लो। आप क्या पढ़ने वाले हो? आज आप मेरे संग पढ़ने वाले हो श्योर क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। व्हाट इज द प्रोस्पेक्टस एंड श्योर सर्टिफिकेट क्या होता है। ये कुछ टॉपिक्स आज आप मेरे संग पढ़ोगे। मेरे को आज चाहिए, जैसे कि आप सभी ने हार्ट ड्रॉप कर दिया है, अभी आपका पूरा का पूरा अटेंशन शुड बी ऑन दिस क्लास ओनली और इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मत होना, क्योंकि यहाँ पर यही है, नजर हटी और दुर्घटना घटी। ठीक है, शेड्यूल अपडेट हो गया खुशी, आप चेक कर सकते हो, ऐप पर है। 4 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला स्लाइड जो बोलता है व्हाट इज अ शेयर। आखिरकार शेयर होता क्या है। एक और डिस्क्लेमर, आई वांट यू ऑल टू बी इंटरैक्टिव। तो जब भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मेक श्योर यू गाइस आंसर दैट इन द चैट बॉक्स। हम फालतू की चटर पटर नहीं करेंगे, बट जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पर ट्राई करो जितना हो सके लिखने का, रिस्पॉन्ड करने का। सो व्हाट इज अ शेयर, आपके हिसाब से शेयर क्या होता है? मैम एक पार्ट है, एक हिस्सा है, एकदम सही। जब इस पिज्जा को आपने डिवाइड करा है छोटे छोटे पार्ट्स में तो हम बोलते हैं तुम्हारा शेयर है। लेकिन अगर मैं कंपनीज एक्ट के हिसाब से समझूं, व्हाट इज अ शेयर, शेयर मतलब होता है जब कंपनी का कैपिटल छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। व्हेन द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, तो उसे हम यहाँ पर बोलते हैं कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? शेयर्स बोलते हैं। ठीक है,
हम बोलते हैं ना 1 लाख कैपिटल है जिसको हमने डिवाइड कर दिया 10,000 के शेयर से इंटू ₹10 ईच, कहने से वो कैपिटल को हमने ब्रेक कर दिया है यहाँ पर, तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पर शेयर्स। अच्छा, यहाँ पर एक्ट के अकॉर्डिंग बोला गया है डिफाइंस अ शेयर एज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल। कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, शेयर कैपिटल के अंदर एक शेयर है, हमें उसे बोलते हैं शेयर, और इसके अंदर इंक्लूड होता है स्टॉक, एक्सेप्ट जहाँ पर डिस्टिंक्शन है स्टॉक के बीच में, शेयर्स के बीच में। बेसिकली क्या आपको ये डेफिनेशन याद करनी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, बट इफ अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज अ शेयर, आपको ये लिखना है जब आपकी कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, उसे हम लोग शेयर बोलते हैं। ये बेसिक नॉलेज हमें पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। अभी तुम्हारी बचपन की सारी यादें ना रिफ्रेश होने वाली हैं 11th-12th में, या हो सकता है अपने अकाउंट्स में कभी पढ़ा होगा। शेयर कैपिटल कितने तरह की होती है? सो शेयर कैपिटल 2 तरह की होती है, पहला है इक्विटी शेयर्स एंड दूसरा है प्रेफरेंस शेयर्स। पढ़ा है हम लोगों ने इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, फटाफट से सेक्शन लिखो, सेक्शन नंबर 43, जो सेक्शन की लिस्ट बना रहे हो ना आप, उस सेक्शन की लिस्ट में लिखो सेक्शन नंबर 43, हेडिंग क्या है उसकी, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। चैप्टर वाइज मुझे पूरे के पूरे सेक्शन की लिस्ट आप सभी लोगों से चाहिए। आई एम गोइंग टू आस्क एट द एंड ऑफ द क्लास कि आपने लिस्ट बनानी होनी चाहिए। यहाँ पर ही आपके पास ऑप्शन नहीं है, इच्छा हो तो बनाओ, ऐसा नहीं है, यू हैव टू, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल पहले हम देखने वाले हैं। सी इक्विटी शेयर कैपिटल की भी यहाँ पर 2 बातें बताई गई हैं। पहली होती है विथ वोटिंग राइट्स और दूसरी भी होती है विथ डिफरेंशियल राइट्स। अच्छा मैम, हमने तो पढ़ा है कि अगर आपके पास इक्विटी शेयर्स है तो तुम वोट कर सकते हो कंपनी के मैटर्स पे, एकदम सही। तो अगर आपके पास इक्विटी शेयर्स है आप वहां पर वोट कर सकते हो, लेकिन दूसरे तरह की इक्विटी शेयर्स है यहाँ पे इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स। डिफरेंशियल मतलब क्या, अलग तरह की राइट्स है आपके पास। यहाँ पर अलग तरह की राइट्स हो सकता है डिविडेंड वाली है या हो सकता है वोटिंग वाली राइट्स होगी। मतलब क्या, एग्जाम्पल समझो, एक कंपनी है जो डीवीआर इशू कर रही है, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स। उसमें वो इशू कर रही है 1:5। 1:5 मतलब क्या होता है, अगर आपने 5 शेयर्स होल्ड कर रखे हैं तो आपको 1 वोटिंग राइट मिलने वाली है, या इसका अपोजिट भी हो सकता है, यानी कि आपको वोटिंग राइट्स ज़्यादा मिलेगी अगर आपने 1 शेयर्स होल्ड कर रखे हैं। इसे हम बोलते हैं यहाँ पे डिफरेंशियल राइट्स है। जो नॉर्मल लोगों को राइट्स मिल रहे हैं ना, उससे सुपीरियर राइट्स या उससे इन्फीरियर राइट्स आपको मिलेंगे। कभी कोई कॉन्सेप्ट सुना ना वीआईपी वाला, अरे सब तो नॉर्मल रास्ते से जा रहे हैं लेकिन ये वीआईपी पर्सन ये आगे से जाएंगे या इनका अरेंजमेंट आगे होता है, वैसा ही कुछ होता है इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स में। आपको इक्विटी शेयर्स तो मिल रहे हैं लेकिन आपके पास राइट्स अलग है। हो सकता है वोटिंग के राइट्स अलग हो, या हो सकता है जो डिविडेंड मिलता है, शेयर के ऊपर जो डिविडेंड मिलता है उसकी राइट्स अलग हो, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स के बारे में। अभी क्योंकि हम टाइप पढ़ रहे हैं तो हम बेसिकली समझेंगे इनका एक जनरल मीनिंग क्या होता है, ठीक है। नोट्स कैसे बनाए जो बच्चा पूछ रहा है, बेटा शुरू से लेकर आखिरी तक अभी तक जितनी भी क्लास होती है ये मैं बताती गई हूँ। सो प्लीज़ उस चीज़ का ध्यान रखो। अगर आप ऐसे कोई बच्चे हो जो पहली बार क्लास देख रहे हो तो पहले वो क्लासेस देख लो, आपको पता चल जाएगा। आई हैव स्पेसिफाइड ईच एंड एवरीथिंग। इधर आप राइटिंग प्रैक्टिस की बात करो, इधर आप नोट्स की बात करो, मैंने हर चीज़ बताई है। सो आपका अटेंशन उसमें रखो और वापस बार बार कोशिश करो कि हम रिपीटेड क्वेश्चन ये ना पूछे, ठीक है। तो इक्विटी शेयर विथ वोटिंग राइट्स और विद डिफरेंशियल राइट्स, क्या ये क्लियर हो गया हमारे दिमाग में? क्या ये क्लियर है? अगर मैं डिविडेंड की बात करूँ तो हो सकता है 1 शेयर पे जो आपको डिविडेंड मिल रहा है वो 20 रुपीज़ का मिल रहा है, लेकिन बाकी सबको जो डिविडेंड मिल रहा है वो 10 रुपये का मिल रहा है। वो हो गया डिफरेंशियल राइट्स हमारा। इज इट क्लियर यहाँ तक? सेकेंड तरह के शेयर पे मैं जाऊं तो वो होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये तो नाम से पता चल रहा है प्रेफरेंस मिलेगी इसको, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एकदम से ही समझा। ये वो शेयर कैपिटल है कंपनी की जिन्हें प्रेफरेंस मिलता है। किस चीज में प्रेफरेंस मिलता है? डिविडेंड में, यानी कि इन्हें डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। दे विल गेट डिविडेंड नो मैटर व्हाट, उन्हें डिविडेंड यहाँ पर मिलेगा। सेकेंडली, मैम क्या इसे वोटिंग राइट्स मिलती है? सो इफ यू आर होल्डिंग प्रेफरेंस शेयर्स
यू विल नॉट गेट एनी वोटिंग राइट्स। इट मीन्स कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही सिर्फ और सिर्फ वोटिंग राइट्स मिलती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव नो राइट्स ऑफ वोटिंग। सेकेंडली किस चीज में प्रेफरेंस मिलती है? फर्स्टली वी हैव सीन कि उन्हें डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड में प्रेफरेंस मिलेगी। सेकेंडली उन्हें प्रेफरेंस मिलती है उनके कैपिटल के रीपेमेंट में। मान लो हमारी कंपनी बहुत अच्छे से चल रही थी, बट यस बुरा वक्त आया और कंपनी को वाइंड अप करना पड़ा। तो जब आपकी कंपनी को वाइंड अप करना होता है तब आपकी कैपिटल रीपे होती है। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं विपुल ने 1000 रुपीज लगाए यहाँ पर, तो अभी कंपनी वाइंड अप हो रही है ना, तो उनकी कैपिटल का रीपेमेंट होता है। तो पहले किसको रीपेमेंट किया जाएगा? पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे किया जाएगा, यानी कि प्रेफरेंस में खड़े होते हैं, उसके बाद इक्विटी वाले को पे किया जाएगा। तो दो चीजों में क्या नहीं से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव प्रेफरेंशियल राइट। द फर्स्ट वन इज इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड एंड द सेकेंड वन इज रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। ठीक है, यू कैन सी द रीपेमेंट इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप या फिर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, preference shareholders have the preferential right. I hope I am very clear on the types of share capital कि दो तरह का यहाँ पर शेयर कैपिटल होता है। अगेन जैसे कि हम बात करें प्रेफरेंस की या इक्विटी की, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में यू कैन सी वेरियस टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। वी आर गोइंग टू सी वन बाय वन कि कौन से तरह का प्रेफरेंस शेयर्स है। आई होप द स्पीड इज फाइन, अभी इट्स गोइंग परफेक्ट है ना। अच्छा, इफ वी सी प्रेफरेंस का, तो बेटा आपको बेसिक नॉलेज, बेसिक आइडिया होना चाहिए, कभी भी इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है ना। फर्स्ट है हमारा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल का मतलब क्या होता है दीदी? रिडीमेबल मतलब होता है रीपेबल। ठीक है, तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स यहाँ पर बोला गया प्रेफरेंस शेयर्स दो तरह के होते हैं। पहला है रिडीमेबल, दूसरा है इररिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब क्या हो गया? आपको रीपेमेंट हो जाएगा यहाँ पर। सो जो टाइम पीरियड होता है जनरली यहाँ पर होता है 20 ईयर्स का। 20 ईयर्स बाद आपको रीपेमेंट हो जाएगा, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है तो 30 साल बाद तो रीपेमेंट हो जाएगा। इररिडीमेबल क्या बोलता है? जब कंपनी बंद होगी ना तभी आपको हम पेमेंट करने वाले हैं। एज ऑफ नाउ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर ही नहीं सकते हो। सो यहाँ पर लॉ ने प्रोहिबिट किया है कि कोई भी कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकती। लेकिन यस यू शुड नो द टाइप्स। रिडीमेबल मतलब इनका रीपेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, इररिडीमेबल यानी कि इनका रीपेमेंट कब होगा? ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। सेकेंड हम बोल रहे हैं यहाँ पर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव मतलब क्या होता है? एनीवन नोज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूमुलेटिव? क्यूमुलेटिव का मतलब होता है दीदी इकट्ठा होना। बिल्कुल सही। जैसे कि अगर आपने लेक्चर्स टाइम पर नहीं देखे हैं तो बैकलॉग क्यूमुलेट हो जाएगा, आपके लेक्चर्स देखना क्यूमुलेट हो जाएंगे, इकट्ठे होते रहेंगे, है ना। सो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या बोलता है यहाँ पर? अगर आपने ले रखा है क्यूमुलेटिव टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, मान लो कंपनी ने इस साल आपको डिविडेंड नहीं दिया, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 2023 में डिविडेंड नहीं दे पाई, 2024 में अब कंपनी क्या करेगी? 2023 का भी डिविडेंड दे देगी और 2024 का भी डिविडेंड दे देगी। इसे बोलते इकट्ठा आपको सालों का डिविडेंड मिल जाएगा, दैट इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। सेकेंडली नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, यहाँ पर आपका डिविडेंड क्यूमुलेट होकर नहीं आने वाला है। ठीक है, थर्ड है यहाँ पर कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। व्हाट इज कन्वर्टिबल और व्हाट इज नॉन कन्वर्टिबल? ये प्रेफरेंस शेयर्स किस में कन्वर्ट हो सकते हैं? इक्विटी शेयर्स में अगर कन्वर्टिबल है, और नॉन कन्वर्टिबल है, सीधी सी बात है, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। कहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे ये प्रेफरेंस शेयर्स? यहाँ पर बोला गया है अगर आपके पास पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स है तो ये पार्टिसिपेट करते हैं कंपनी के सरप्लस प्रॉफिट में। कंपनी को जो सरप्लस प्रॉफिट हुआ है उसमें भी ये प्रेफरेंस शेयर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और अगर नॉन पार्टिसिपेटिंग है तो वो सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। टॉकिंग अबाउट द इक्विटी शेयर कैपिटल वी हैव सीन, एक होता है विथ वोटिंग राइट्स वाला और एक होता है विथ डिफरेंशियल राइट्स। किस चीज में डिफरेंट राइट्स मिलती हैं? ईदर इट कैन बी डिविडेंड और इट कैन बी द वोटिंग राइट्स, एज वी हैव सीन अर्लियर इन द प्रीवियस स्लाइड। आई होप आई एम वेरी क्लियर, यहाँ तक एकदम क्लियर है।
अभी और क्लैरिटी के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंसेस बिटवीन द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स। अच्छा सुनो, जिसने प्रेफरेंस शेयर होल्ड ले रखे वो कौन से शेयर होल्डर्स हो गए? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। जिन्होंने इक्विटी शेयर्स ले रखे वो हो गए इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा तुम मुझे बताओ यहाँ पर, क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वोट कर सकते हैं? क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वोट कर सकते हैं? क्या लगता है? अभी अभी बताई थी मैं एकदम क्रिस्टल क्लियर, प्रियांशी, जैनब, अर्शी, आदित्य। कैन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वोट? सो जितना याद आ रहा है दीदी हमारे दिमाग में, यहाँ पर ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वोट नहीं कर सकते। एकदम परफेक्ट बोले हो तुम लोग, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैन नॉट वोट। अच्छा एकदम सही, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वोट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे मैटर्स हैं जहाँ पर उन्हें राइट दी गई कि अगर ऐसा मैटर हुआ ना तो तुम वोट कर सकते हो। ठीक है, जनरली क्या होता है, तुम्हारे डिसीजंस तुमसे पूछे नहीं जाएंगे जब तुम छोटे होते हो, है ना। पेरेंट्स ने जो बोला वही करना है आपको जब आप डिसीजन नहीं ले पाते, लेकिन कुछ तो आपको राइट देते हैं ना कि अच्छा कभी कोई प्रॉब्लम हुई तो तुम बता देना। जनरली हमें फ़ोन नहीं मिलता है, लेकिन हाँ घर वाले बाहर जाते तो फ़ोन देकर जाते, बेटा फ़ोन ले लो, तो कभी कभी तो आपको राइट मिलता है। वैसे ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दे डू नॉट हैव अ राइट टू वोट, लेकिन अगर ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास हो रहा है जो उनकी राइट्स को अफेक्ट करता है, प्रेफरेंस शेयर्स की राइट को अफेक्ट कर रहा है, तो वहां पर प्रेफरेंस शेयर बोलेंगे हम वोट करने वाले हैं। जनरली प्रेफरेंस शेयर्स वोट नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा रेजोल्यूशन जो आप कंपनी पास करने वाली है विच इज अफेक्टिंग द राइट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, वहां पर प्रेफरेंस शेयर्स वोट करेंगे। मान लो कंपनी में डिसाइड हो रहा है, मैम इसका भी एग्जाम्पल बता दो। बिल्कुल एग्जाम्पल दूंगी। कंपनी ये डिसाइड कर रही है कि अब क्या करते हैं ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो वोट कर ही नहीं सकते, हम मीटिंग बुलाएंगे, मीटिंग में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स उनको डिविडेंड इतना मिल रहा था, मान लो 10 रुपीज़ का डिविडेंड मिल रहा था, अब इनका डिविडेंड कम करके हम 6 रुपीज़ कर देते हैं। ये तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर की राइट को अफेक्ट कर रहा है। सो इन दैट केस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स यहाँ पर वोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर हुआ होगा ये चीज़। सेकेंडली, कोई भी रिजोल्यूशन पास हो रहा है जिसमें आप कंपनी को वाइंड अप करना चाह रहे हो, तो उस केस में भी, या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिड्यूस करना चाह रहे हो, तो उस केस में भी हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वोट कर पाएंगे अगर उनकी राइट यहाँ पर अफेक्ट हो रही है तो, क्योंकि कंपनी ही बंद हो रही है। एंड थर्डली मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना, अगर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोट ही नहीं दिया है, 2 साल निकल गए या 2 साल से ज़्यादा निकल गए, तो ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर बन जाएंगे। व्हाट आई हैव टोल्ड हियर इज, इफ द कंपनी हैज नॉट पेड डिविडेंड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years और मोर देन 2 years, देन इन दैट केस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विल हैव ऑल द राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी कि कहने ही से ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या बन जाएंगे, इक्विटी शेयर होल्डर बन जाएंगे, अगर आपने 2 साल या 2 साल से ज़्यादा के लिए इनको डिविडेंड नहीं दिया है तो। एम आई क्लियर ऑन द पार्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड इनकी वोटिंग राइट्स? हमें डिफरेंस ना हमारी वोटिंग राइट्स के एस्पेक्ट से देख रहे हैं। इफ आई टॉक अबाउट द इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो यहाँ पर बोला गया एवरी मेंबर ऑफ अ कंपनी कैन वोट, दे हैव अ राइट टू वोट, हर एक रिजोल्यूशन पे वो यहाँ पर वोट कर सकते हैं। देर आर सेवरल वेज ऑफ वोटिंग, आप किस तरीके से वोट कर सकते हो, यहाँ पर आप पोल के थ्रू वोट कर सकते हो, यहाँ पर आप शो ऑफ हैंड से कर सकते हो, देर आर मेथड्स ऑफ वोटिंग। तो अलग अलग तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वोट कर सकते हो जितने आपके पास इक्विटी शेयर्स है उस अकॉर्डिंग। क्रिस्टल क्लियर हो गया है? इजी लग रहा है ना अभी तक? हमें एकदम स्मूथली आगे बढ़ रहे हैं हम। अच्छा ये क्या बोला गया है जरा देखना, कंप्लाइंस फॉर द पब्लिकेशन ऑफ अ शेयर कैपिटल, यानी कि शेयर कैपिटल से रिलेटेड कुछ कंप्लाइंस करना है। अगर आपने नहीं किया है तो आप पर भारी मात्रा में लग सकती है पेनल्टी, दैट वी आर गोइंग टू सी कि क्या पेनल्टी है यहाँ पर। मान्या शेट्टी प्लीज स्पेसिफिकली बताओ बेटा कौन सा प्रेफरेंस शेयर वाला पॉइंट, ठीक है। और अगर आपको कभी कभी लगता है दीदी रिपीट करो ना, तो आप पीछे जाकर भी उसे फिर से सुन सकते हो, तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा आप लोगों के लिए भी, ठीक है। और अगर आप स्पेसिफिक पॉइंट बताओ तो मैं बता देती हूँ। एक बार इसे रीड करिए।
आई होप एक बार आपने रीड किया होगा। अच्छा, सेकंड पॉइंट यू आर टॉकिंग अबाउट, बेटा सेकंड पॉइंट में ऐसा बोला है, अगर कभी भी कोई भी रिजोल्यूशन आप पास कर रहे हो कंपनी में, किस लिए पास कर रहे हो, कंपनी को वाइंड अप करने के लिए, या अपना कैपिटल जो आपने कंपनी में लगा है उसको करने के लिए, या कैपिटल को रिड्यूस करने के लिए, तो उस केस में वोटिंग राइट्स किसके पास हो जाएगी, आपके प्रेफरेंस शेयर वालों के पास भी वोटिंग राइट्स होगी, क्योंकि कंपनी बंद हो रही है ना। इन दैट केस यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव अ राइट टू वोट कि वो बंद करना है या नहीं करना है, या कैपिटल रिड्यूस हो रही है या कंपनी चाह रही है अब हम कैपिटल इनका रीपे कर दे, तो वहां पर भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वोट कर सकते हैं। ठीक है, डन है ये। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, श्लोक पूछ रहा मैम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स क्यों नहीं होती, मैम लॉजिक क्या है, तो लॉजिक सुनो। दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, एक इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो रिस्क लेना चाहते हैं, मोर रिस्क मोर गेन वाले, ठीक है। दूसरे होते हैं इन्वेस्टर्स जो एकदम सेफ खेलना चाहते हैं मार्केट में, ठीक है। वो चाहते हैं कि हमने पैसा लगा दिया 10,000 रुपये, बस हमें फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता जाए, हमें कंपनी के लॉस में पार्टिसिपेट नहीं करना है, हमें तो बस हमारा डिविडेंड चाहिए, ना ही हमें वोटिंग राइट्स देनी है। तो इसीलिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स यहाँ पर श्लोक, ठीक है। आई होप आपने पढ़ा होगा, जहाँ पर बोलता है इफ देयर इज एनी नोटिस, एडवर्टीजमेंट या कोई भी ऑफिशियल पब्लिकेशन, बिजनेस लेटर, बिल हेड्स ऑफ अ कंपनी, जहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है उसमें, कंपनी का ऑथोराइज्ड कैपिटल लिखा हुआ है, वो जो भी नोटिस है, एडवर्टीजमेंट है, ऑफिशियल पब्लिकेशन है, उन्हें एक उधर एक स्टेटमेंट और लिखनी है प्रोमिनेंट पोजीशन पे, यानी कि विजिबल पोजीशन पे। व्हाट स्टेटमेंट दे हैव टू राइट इज कॉन्स्पिशियस कैरेक्टर्स में लिखना है दैट द अमाउंट ऑफ कैपिटल कितना सब्सक्राइब हुआ है और कितना पेड अप हुआ है। कहने से मैं कह सकती हूँ आपको ऑथोराइज्ड कैपिटल मेंशन करना है, देन यू हैव टू मेंशन हाउ मच इज सब्सक्राइब्ड हियर एंड हाउ मच द पीपल हैव पेड। सो ये हर एक चीज आपको मेंशन करनी है, ये शेयर कैपिटल को आपको पब्लिश करनी। इफ यू हैव नॉट डन दिस, जैसे कि प्रियांशी ने बोला, अगर ऐसा नहीं किया तो पेनल्टी लगेगी, कंपनी हैव टू पे 10,000 रुपीज, एंड साथ में जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है दे हैव टू पे ₹5,000 हियर। क्लियर है? सो 10,000 की पेनल्टी कंपनी के लिए और उसका जस्ट हाफ ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए है हमारी 5,000 की पेनल्टी। नेक्स्ट है प्रोस्पेक्टस एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लिखो जरा सेक्शन। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 7D ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये क्या बोलता है? प्रोस्पेक्टस मतलब क्या? प्रोस्पेक्टस आखिरकार होता क्या है दीदी? सो प्रोस्पेक्टस मतलब है कोई भी डॉक्यूमेंट जिसको आपने इशू किया है एज अ प्रोस्पेक्टस। यानी कि अगर मैंने न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट भी दे दिया है कि हमारी जो कंपनी है, हमारी कंपनी है हंसी मजाक लिमिटेड, वो क्या करने वाली है, वो अब एक IPO लाने वाली है। मैंने ना एडवर्टीजमेंट दे दिया है न्यूज़पेपर में कि वो IPO लाने वाली है, आप सब्सक्राइब करो, आप इसके शेयर्स खरीद सकते हो। तो ये जो मैंने एडवर्टीजमेंट दिया है इट विल ऑल्सो बी टर्म्ड एज प्रोस्पेक्टस। मैंने कहीं नोटिस बताया है, सर्कुलर इशू किया है, या फिर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस हो या शेल्फ प्रोस्पेक्टस हो, ये प्रोस्पेक्टस के नाम है, आगे हम देखने वाले हैं। कोई भी नोटिस, कोई भी सर्कुलर, कोई भी एडवर्टीजमेंट जो बेसिकली पब्लिक को इनवाइट कर रहा है, एंड वाई दे आर इनवाइटिंग पब्लिक टू परचेज द सिक्योरिटीज, टू सब्सक्राइब द सिक्योरिटीज ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट, तो उसे हम क्या बोलने वाले, उसे हम प्रोस्पेक्टस बोलने वाले हैं। फर्स्ट लाइन क्या बोला है? प्रोस्पेक्टस मीन्स एनी डॉक्यूमेंट। व्हाट इज प्रोस्पेक्टस? अरे कोई भी डॉक्यूमेंट जिसे इशू किया गया है एज अ प्रोस्पेक्टस, इसके अंदर इंक्लूड होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, या कोई भी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट। यू हैव टू स्पीक विथ मी इफ यू वांट कि इधर जाए तो मेरे साथ बोलना पड़ेगा, सुनने के साथ साथ ट्राई टू रिपीट इट विथ मी। द मोर यू विल रिपीट द मोर इट विल रिटेन इन योर माइंड, है ना। सो प्रोस्पेक्टस मतलब दीदी कोई भी डॉक्यूमेंट जिसको आपने इशू किया है कि हाँ ये प्रोस्पेक्टस है, इसके अंदर क्या आता है हमारा? शेल्फ प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, कोई भी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट आता है यहाँ पर जो पब्लिक को इनवाइट कर रहा है, एंड व्हाई दे आर इनवाइटिंग पब्लिक टू परचेज द सिक्योरिटीज ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट। एम आई क्लियर? ओके, नो वरीज, आई विल स्लो डाउन, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अच्छा, प्रोस्पेक्टस का सेक्शन क्या है
यहाँ पर जहाँ हो सके जितना हो सके बार बार सेक्शन लिखो। व्हाट इज द सेक्शन ऑफ प्रोस्पेक्टस? एकदम परफेक्ट अर्शी गुप्ता। सेक्शन क्या है हमारा? 2 क्लॉज 70। ठीक है, अभी हम अलग अलग तरह के प्रोस्पेक्टस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मस्त अलग अलग तरह के हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? प्रोस्पेक्टस देखने वाले हैं। चल टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस देखते हैं। पहले अच्छे से समझते हैं, देन वी विल गो इनटू दैट थ्योरी पार्ट। सबसे पहले वी आर गोइंग टू सी द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या दीदी? रेड प्रोस्पेक्टस होता है क्या? नहीं। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? वेरी गुड, परफेक्टली सेक्शन कोट किया है आप लोगों ने, ऑसम। जहां जहां आपको मिल रहा है कि हमें प्रोस्पेक्टस का जो सेक्शन है लिखना है, राइट इट डाउन, है ना। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इस तरह का प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें इनकम्प्लीट डिटेल्स होती है। मतलब इसमें कुछ तो डिटेल्स नहीं होगी। क्या डिटेल्स नहीं होती है इस प्रोस्पेक्टस में? ये प्रोस्पेक्टस के थ्रू वी आर इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब द सिक्योरिटीज ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट। लेकिन इसके अंदर कुछ डिटेल्स मिसिंग होती है। 2 डिटेल्स मिसिंग हो सकती है। द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज, कि सिक्योरिटीज की प्राइस क्या है, और द क्वांटम यानी कि क्वांटिटी ऑफ द शेयर्स। तो ये मिसिंग हो सकता है आपके रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में। तो हमें पता कैसे चलेगा यहाँ पर क्या प्राइस है? तो यहाँ पर क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो प्राइस बताते हैं कि इस प्राइस पर हम विलिंग है सिक्योरिटीज को खरीदने के लिए। लेकिन अगेन मिनिमम प्राइस तो गिवन होनी चाहिए ना, तो इस प्रोस्पेक्टस में मिनिमम प्राइस गिवन होती है। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि मिनिमम 100 रुपीज। ठीक है, ये 100 रुपए इन्होंने प्राइस दे रखी है, इसको अपन बोलते हैं फ्लोर प्राइस, कि मिनिमम इतने में तो खरीदना ही पड़ेगा, दैट इज फ्लोर प्राइस। और यहाँ पर एक रेंज दी होती है विच इज मैक्सिमम कितना आप बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ₹100 to ₹120। तो इस प्रोस्पेक्टस में ये रेंज दी होती है आपकी, किस चीज की रेंज दिखी होती है? आपकी प्राइस की यहाँ पर रेंज दिखी हुई होती है। अकॉर्डिंगली एक प्राइस डिसाइड होती है एंड फिर एक मेन प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, एक मेन प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है। अभी ये जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस था और ये जो मेन प्रोस्पेक्टस है, उन दोनों में जो भी वेरिएशन होते हैं या जो भी नई चीजें होती है, चेंजेस होते हैं, वो चेंजेस आप लोगों को हाईलाइट करने होते हैं। ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में और मेन प्रोस्पेक्टस में जो भी चेंजेस होंगे दैट यू हैव टू हाईलाइट। क्यों? क्योंकि लोगों ने जो पैसा लगाया है वो किस अकॉर्डिंग लगाया था? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को पढ़ के। अभी जो भी वेरिएशन होते हैं ये आपको बताने रहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? हमें समझा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता क्या है। ठीक है, वैसे आप CMSL में इसके बारे में काफी ज्यादा और डिटेल में पढ़ोगे। नेक्स्ट है हमारा शेल्फ प्रोस्पेक्टस। अभी शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या बोलता है? ऐसी कंपनी जो बार बार मल्टीपल बार इशू लाना चाहती है, तो कितना प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ना उनके लिए। बार बार प्रोस्पेक्टस इशू करो, इशू लाना चाह रहे हो फिर से प्रोस्पेक्टस इशू करो। मान लो कोई कंपनी है जो इशू लाना चाह रही है जनवरी में, फिर मार्च में, फिर मई में, अगस्त में, ठीक है, दिसंबर में। तो अभी उसे बार बार जब जब वो इशू लाएगी उसके लिए उसे बार बार प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोस्पेक्टस वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू पब्लिक आते हैं और आपकी कंपनी की सिक्योरिटीज को खरीदते हैं। तो ऐसे तो कंपनी हैरान होने से वाली, कितनी बार प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। तो हम उन कंपनी का काम ईजी कर देते, हम बोलते अरे कंपनी तुम बार बार प्रोस्पेक्टस इशू करना चाहती हो, मत करो ऐसा, तुम सिर्फ एक प्रोस्पेक्टस इशू करो। ये ऐसा प्रोस्पेक्टस है यहाँ पर जो मल्टीपल इश्यूज के लिए यूज आता है और उस प्रोस्पेक्टस को हम बोलते हैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी कंपनी इशू लाना चाह रही है जनवरी में, उस टाइम पे उसने कंपनी की सारी डिटेल्स लिख दी और शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया है। उसके बाद हमारी कंपनी ना फिर से अप्रैल में क्या लाना चाह रही है, यहाँ पर
इशू लाना चाह रही, अब आप नेक्स्ट टाइम अप्रैल में फिर से इशू लाना चाह रहे हो तो आपको प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये जो शेल्फ प्रोस्पेक्टस था पहली बार आपने इशू किया वो सफिशिएंट है आने वाले सभी टाइम के लिए, मतलब कब तक के लिए वैलिड होने वाला है। ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस जो आपने इशू किया है इट इज़ गोइंग टू बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। एक बार जो मैंने शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया है, अब मेरी कंपनी कितनी भी बार इशू लाती जा रही है वो शेल्फ प्रोस्पेक्टस सफिशिएंट है, मुझे बार बार प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं है, वो वैलिड रहने वाला है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। लेकिन एक क्वेश्चन हो सकता है ना मैम, हो सकता है कंपनी में कोई चेंजेस हुए होंगे तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस में तो अलग डिटेल्स होगी, और इसके बीच में जनवरी से अप्रैल के बीच में अगर कंपनी में कोई चेंजेस किए हुए हैं और अगर वो हमने लोगों को नहीं बताया तो ये तो गलत हो गया ना उनके लिए। एकदम सही बोल रहे हो, गलत हो गया। इसीलिए शेल्फ प्रोस्पेक्टस नहीं, आपको प्रोस्पेक्टस की जगह जब भी कंपनी और इश्यूज ला रही है तो प्रोस्पेक्टस की जगह आपको क्या इशू करना होता है, एक डॉक्यूमेंट है जिसे हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। आपको इशू करना होता है इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के अंदर वो सारे चेंजेस होते हैं जब से शेल्फ प्रोस्पेक्टस आपने पहली बार इशू किया है उसके बीच में, फिर आप जब भी सेकंड टाइम इशू कर रहे हो उसके बीच में जो भी चेंजेस हुए हैं दे ऑल आर टू बी मेंशन्ड इन इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। कहाँ पे मेंशन होते हैं, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के अंदर आपको मेंशन करने। हो सकता है कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया, चार्ज क्रिएट किया मतलब अपना कोई एसेट गिरवी रख दिया है, ये भी तो पब्लिक को पता होना चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम के अंदर आप बताओगे अगर कोई एसेट पर चार्ज क्रिएट किया है, गिरवी रखा है, या फिर कंपनी के जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसमें चेंज हो गया है, तो ये भी आपको बताना रहेगा अगर कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में चेंज हो गया है। अभी एकदम बेसिक ताकि आपको ना एक ओवरव्यू लग जाए कि हम ये प्रोस्पेक्टस पढ़ने वाले हैं। व्हेन वी विल डाइव इनटू द थियोरी पार्ट तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं एज पर द सेबी गाइडलाइन। श्लोक, किसने बोला प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते हैं? अदरवाइज हाउ विल जनरल पब्लिक विल कम टू नो ना दैट दिस कंपनी इज इशूइंग। कैसे पता चलेगा अगर आईपीओ आ रहा है, एफपीओ आ रहा है? तो प्रोस्पेक्टस इज अ डॉक्यूमेंट विच कैन बी इशूड एज पर द सेबी गाइडलाइंस एंड अकॉर्डिंगली कंपनीज एक्ट, ठीक है। एक और प्रोस्पेक्टस है हमारा एंड दैट इज अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। कौन सा प्रोस्पेक्टस है? अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। ये क्या बोलता है? ये छोटा प्रोस्पेक्टस। अरे प्रोस्पेक्टस इतना बड़ा होता है, किसको टाइम में इतना बड़ा प्रोस्पेक्टस पढ़े कंपनी के यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करने से पहले? सो दैट इज वाई एक कॉन्सेप्ट आया है अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस का, जो होता है आपका शॉर्ट प्रोस्पेक्टस, या फिर आप बोल सकते हो समराइज्ड फॉर्म वाला प्रोस्पेक्टस होता है। इसके अंदर ना मेन फीचर्स होते हैं कंपनी के मेन प्रोस्पेक्टस के, यानी कि कहना ही से इसके अंदर सेलिएंट फीचर्स होते हैं प्रोस्पेक्टस के। लोगों ने अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस देखा और काम खत्म, सो उन्हें पूरा इतना बड़ा प्रोस्पेक्टस पढ़ने की जरूरत नहीं है। दिस समराइज्ड फॉर्म उन्हें पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग दे विल गेट टू नो अबाउट द डिटेल्स ऑफ अ कंपनी एंड उन्हें एक आइडिया लग जाएगा वेदर दे हैव टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी और नॉट, ठीक है। ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस में बिल्कुल अमाउंट होती है केटी, जिसमें अमाउंट नहीं होती है दैट इज द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, अदरवाइज सब में अमाउंट होता है। क्या ये 3 प्रोस्पेक्टस गया क्या दिमाग में, गया क्या? सो अभी जब आप और इसकी थियोरी पढ़ेंगे तो और प्यारे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। सो कमिंग टू द फर्स्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अभी जब भी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आएगा दिमाग में आ गया मैम ये ऐसा प्रोस्पेक्टस है जिसमें इनकम्प्लीट डिटेल्स होती है। ट्राई करो रिकॉल करने का मेरे साथ, ध्यान इधर उधर मत लगाओ। प्रोस्पेक्टस ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है दीदी जिसमें इनकम्प्लीट डिटेल्स होती है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में, और इसमें प्राइस मेंशन नहीं होती है और क्वांटिटी भी मेंशन नहीं होती है। गरिमा सिंह अभी समझ लो, ठीक है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मतलब ऐसा प्रोस्पेक्टस जिसमें इनकम्प्लीट डिटेल्स होती है, या तो सिक्योरिटीज की प्राइस मेंशन नहीं होगी या फिर क्वांटिटी यहाँ पर मेंशन नहीं होती है। सी, ऐसा प्रोस्पेक्टस विच डज नॉट इंक्लूड द कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ द क्वांटिटी या फिर प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज। अच्छा, ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आपको इशू कब करना है? जो मेन प्रोस्पेक्टस आप इशू करोगे उससे पहले आपको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करना रहेगा। सो यू हैव टू इशू अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस प्रायर टू द इशूइंग ऑफ मेन प्रोस्पेक्टस। और ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस द कंपनी हैव टू फाइल विद आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास भी इसे फाइल करना रहेगा। कितने दिन पहले? 3 डेज पहले इशू ओपन हो रहा है हमारा,
मान लो आपका इशू ओपन हो रहा है 15 को, तो उससे एटलीस्ट 3 दिन पहले आपको आरओसी के पास इसे फाइल कर देना रहेगा कि आरओसी ये हमारा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होने वाला है। येस, यू हैव टू लर्न द डेज, एटलीस्ट 3 डेज पहले आरओसी के पास फाइल कर देना है। ठीक है, हमारा प्राइस डिसाइड हो जाएगा फिर कि क्या प्राइस रहने वाला है। 30 नहीं संजय, 3 डेज है वो, है ना। अभी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस तो आपने कर दिया इशू, उसके बाद द कंपनी हैव टू इशू अ मेन प्रोस्पेक्टस। अगर कोई भी डिटेल्स में चेंजेस है, कोई भी वेरिएशन है, तो उस केस में आपको उसे हाईलाइट करना है। इफ देयर इज एनी वेरिएशन बिटवीन द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एंड द मेन प्रोस्पेक्टस, इट हैव टू बी हाईलाइटेड, ताकि अलग से हमें पता चल गया अच्छा ये चेंजेस था, आपको उसे हाईलाइट करना रहेगा। यस, कुछ इस तरीके से आपको क्या करना रहेगा, उसको हाईलाइट करना रहेगा कि हाँ ये वेरिएशन है, ये चेंजेस है बिटवीन द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और हमारा मेन प्रोस्पेक्टस। अभी समझ में आ रहा है? दिमाग में जा रहा है क्या हमारे? क्या दिमाग में जा रहा है क्या? एक बार बोले फिर से, प्रोस्पेक्टस क्या होता है? 2 क्लॉज 70 बताता है प्रोस्पेक्टस क्या। प्रोस्पेक्टस मीन्स अ डॉक्यूमेंट इशूड एज प्रोस्पेक्टस एंड इंक्लूड्स रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, एनी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट विच इनवाइट्स द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ अ सिक्योरिटीज ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट। इस प्रोस्पेक्टस पहला हमने देखा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मतलब ऐसा प्रोस्पेक्टस, अभी की पॉइंट्स पे फोकस करना। जब भी मैं रिवाइज कराती हूँ मैं की पॉइंट्स वहां पर बोलती हूँ, एंड मेक श्योर व्हेन एवर यू विल रिवाइज फॉर द फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, बट you should know the key points. Red herring prospectus means a prospectus which does not contain the complete particulars. It does not have the price of the securities or the quantity of the securities. Red herring prospectus कितने दिन पहले इशू करना है? 3 days पहले आपको इशू करना है। जब आपका प्रोस्पेक्टस इशू करे उससे एटलीस्ट 3 days पहले आपको क्या करना है? आरओसी के पास फाइल करना रहेगा। अच्छा, कब इशू करना है? मेन प्रोस्पेक्टस से पहले इशू करना है आपको। एंड लास्टली, अगर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और मेन प्रोस्पेक्टस में जो भी चेंजेस है वो आपको हाईलाइट करने, और चेंजेस ना हो तो हाईलाइट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है वेदिका, क्या यहाँ तक डन है हमें? यस, ये जो कंटेंट है इट इज सफिशिएंट। अभी मैं तुम्हें एक प्यारी सी ट्रिक भी बताऊंगी जिससे तुम्हें सारे सेक्शंस याद हो जाएंगे यहाँ पर प्रोस्पेक्टस के। परफेक्ट है। अच्छा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोस्पेक्टस, दैट इज हमारा शेल्फ प्रोस्पेक्टस। अभी शेल्फ प्रोस्पेक्टस से याद आएगा, ऐसे प्रोस्पेक्टस जो शेल्फ पे पड़ा हुआ है, मतलब उस प्रोस्पेक्टस को तुम मल्टीपल इश्यूज के लिए यूज कर सकते हो। ये पड़ा है ना, इधर शेल्फ पे पड़ा है, ठीक है, इसको तुम मल्टीपल इश्यूज के लिए यूज कर सकते हो यहाँ पर। तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस मतलब ऐसा प्रोस्पेक्टस जिसको आप यूज कर सकते हो यहाँ पर फॉर 1 और मोर इश्यूज। एक से ज्यादा इश्यूज हो रहे हैं तो हम इसी प्रोस्पेक्टस को यहाँ पर यूज कर देंगे, नया प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। सो विदाउट द इशू ऑफ फर्दर प्रोस्पेक्टस यहाँ पर आप इसे यूज कर सकते हो। यहाँ पर इशूअर कौन हुआ बच्चा लोग? इशूअर मतलब हुआ कंपनी। ठीक है, ये जो कंपनी है, इशूअर कौन हुआ? कंपनी ऑफर कर सकती है, सिक्योरिटीज को सेल कर सकती है पब्लिक में बिना एक सेपरेट प्रोस्पेक्टस इशू किए, क्योंकि शेल्फ प्रोस्पेक्टस सफिशिएंट था। वैलिडिटी कौन बताएगा मुझे? परफेक्ट प्रियांशी, कुछ सही बोल रहे हो। ये जो वैलिडिटी है वो क्या है? 1 ईयर की वैलिडिटी है। जब से इशू हुआ है वहां से आपकी 1 ईयर की वैलिडिटी। फॉर एग्जाम्पल समझो, मार्च में पहली बार आपका फर्स्ट इशू आया शेल्फ प्रोस्पेक्टस से, तो अभी अगले 1 साल तक ये जो प्रोस्पेक्टस है वो वैलिड रहने वाला है। मार्च टू मार्च तक ये वैलिड रहेगा, इसकी वैलिडिटी रहेगी। शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है? मल्टीपल इश्यूज के लिए होता है। एक सिंगल प्रोस्पेक्टस है जो मल्टीपल इश्यूज के लिए यूज आता है। बहुत ही सिंपल से डेफिनेशन में यहाँ पर सब कुछ स्पेसिफाई किया गया है। दीज नोट्स आर वेरी सिंपल, इजी टू रिटेन और इजीली आप इसे अंडरस्टैंड कर सकते हो, राइट? परफेक्ट। आयशा, संजय, स्नेहा एकदम परफेक्ट। शैलेश, अच्छा, अगर कुछ चेंजेस है इन दैट केस व्हाट डॉक्यूमेंट यू हैव टू फाइल? यू हैव टू फाइल अ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। आपको आरओसी के पास इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल करना पड़ेगा। मैंने कहा ना, कंपनी में कुछ भी हो रहा है, पत्ता भी हिल रहा है, यू हैव टू इन्फॉर्म इट टू आरओसी। कंपनी हमारी मम्मा जैसी, सब बातें जाके पापा को बता देती है ना, वैसे ही कंपनी में कुछ भी हो रहा है, कंपनी जाएगी कहाँ? भागी 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 किधर जाएगी? आरओसी के पास जाएगी। एंड इधर तो हम इशू लेकर आ रहे हैं, वो तो बड़ी बात है। सो इस केस में शेल्फ प्रोस्पेक्टस है,
फिर से प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना है, बट येस यू हैव टू फाइल अ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। इस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में कंपनी उसे फाइल करेगी। कब फाइल करेगी? अगर कोई भी मटेरियल फैक्ट में चेंजेस है। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, कंपनी ने कोई नया चार्ज क्रिएट किया है, मतलब कोई असेट को गिरवी रखा है, एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट किया है, तो बताओ इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में और उसको आरओसी के पास फाइल करो। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में कोई चेंज आया है या कोई भी चेंजेस है तो कंपनी को बताना है इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में। और इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम का फॉर्म क्या है, कैसे याद करेंगे? देखो इसमें ना हमारा जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो रहा है पास से, ठीक है, PAS, पास से स्टार्ट हो रहा है। पास तो ईजी याद करने के लिए, पास टू इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, 2 वर्ड्स हैं तो इसका फॉर्म क्या है? पास टू। अच्छा फटाफट लिख के बताओ इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम का फॉर्म क्या है? पास टू, ठीक है। ये उसे आरओसी के पास फाइल करना रहेगा। टाइमलाइन क्या है, कब उसे आरओसी के पास ये इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल करना है? ये आपको आरओसी के पास फाइल करना है 1 महीने पहले। जब से आप सेकंड ऑफर लाना चाह रहे हो उससे एटलीस्ट 1 महीने पहले यू हैव टू फाइल इट विथ आरओसी। सेकंड ऑफर आ रहा है या थर्ड ऑफर या फोर्थ ऑफर, मतलब जब भी सब्सिक्वेंट ऑफर आ रहा है उससे एटलीस्ट 1 मंथ प्रायर आपको आरओसी के पास यहाँ पर फाइलिंग करनी रहेगी कि हमने क्या कर दिया है, हमने इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम उनको इशू कर दिया है, फाइल कर दिया है। परफेक्ट। अच्छा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कितने दिन पहले आप आरओसी के पास फाइल करते थे? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बताओ जरा, चेक करते हैं ये। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस हम लोग कितने दिन पहले आरओसी के पास फाइल करते थे? परफेक्ट संजय, दिव्या, मान्या, साम्या, विनीत, प्रियांशी, 3 days पहले। परफेक्ट, अरे वाह वाह, है तो सही मतलब। ऑसम। और शेल्फ प्रोस्पेक्टस हमें 1 महीने पहले फाइल करना है बिफोर द सब्सिक्वेंट इशू। परफेक्टली परफेक्ट। चलो अच्छा नेक्स्ट पढ़ ले अभी हम। शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्लियर है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस हमारा क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। अब्रिज्ड कैसा? शॉर्ट प्रोस्पेक्टस, समराइज्ड प्रोस्पेक्टस। इतना बड़ा नहीं बाबा, छोटा सा है ना, समराइज प्रोस्पेक्टस। जैसा आपको इतना बड़ा मॉड्यूल पढ़ने की जरूरत नहीं, उसकी जगह मैंने आपको पीपीटी नोट्स दे दिए हैं, कंटेंट पूरा कवर्ड है यहाँ पर। तो वही अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस, क्योंकि लोग इतना बड़ा प्रोस्पेक्टस नहीं पढ़ पाते हैं तो उन्हें एक समराइज्ड फॉर्म चाहिए प्रोस्पेक्टस का। दिस अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस इज अ समराइज्ड फॉर्म ऑफ प्रोस्पेक्टस। इसके अंदर क्या होता है, जो भी आपका मेन प्रोस्पेक्टस है उसके सेलिएंट फीचर्स कवर्ड होते हैं। मतलब ये एक मेमोरेंडम है which contains the salient features of a prospectus, और वो salient features किसने स्पेसिफाई किए हैं? सेबी ने। सेबी क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। जो भी सेबी ने बताया है वो सारे के सारे फीचर्स यहाँ पर होंगे। साथ ही साथ ये बताता है ये जो अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस से ये इशू किया जाता है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। आपको एप्लीकेशन फॉर्म इशू किया जाता है दैट यू कैन अप्लाई, इस एप्लीकेशन फॉर्म से आप अप्लाई कर सकते हो। उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस यहाँ पर इशू किया जाएगा। हालांकि 2 एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। द फर्स्ट वन इज अगर शेयर्स आप अंडरराइटर को ऑफर कर रहे हो। अगेन अ क्वेश्चन कैन अराइज, दीदी अंडरराइटर क्या होता है? सो अंडरराइटर्स आर द पर्सन जो गारंटी करते हैं कि आपकी जो कंपनी है उनको हम, उनके शेयर्स को हम मिनिमम सब्सक्राइब करवाएंगे पब्लिक से। अगर सब्सक्राइब नहीं हुआ तो हम खरीदेंगे, वो होते हैं अंडरराइटर्स। तो अगर आप शेयर्स अंडरराइटर को इशू कर रहे हो वहाँ पे अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। सेकेंडली अगर सिक्योरिटीज आप पब्लिक को ऑफर कर ही नहीं रहे हो, अरे आप कंपनी वाले लोग ही यहाँ पर सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब कर रहे हो, पब्लिक में नहीं जा रही है, तो यहाँ पर भी पब्लिक को यहाँ पर जब भी सिक्योरिटी सब्सक्राइब नहीं करो देयर इज नो नीड टू इशू अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। सेलिएंट फीचर्स मतलब होता है मेन फीचर्स, जो भी मेन फीचर्स सेबी ने बताए जो कि नेसेसरी है, ठीक है। यस दिव्या, क्या ये क्लियर है?
यहाँ पे मेंशनिंग द सेक्शन ऑफ अब्रिस्ट प्रोस्पेक्टस सेक्शन 33। अभी अपनी सेक्शन लिस्ट के अंदर 3 सेक्शंस आपको और लिखने हैं। कैसे लिखेंगे वो मैं बताऊंगी आपको। देखो SRA, SRK तो सबको पता है ना, SRK, ठीक है। तो SRK की जगह हम क्या याद करने वाले, SRA, के नहीं बाबा, SRA। कैसे? S से हुआ शेल्फ प्रोस्पेक्टस, R से रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, A से अब्रिस्ट प्रोस्पेक्टस। एंड उसी अकॉर्डिंग सेक्शन नंबर 31, सेक्शन नंबर 32 और सेक्शन नंबर 33। क्या ये याद हो जाएगा? हमें पूरा लिखना। SRA शेल्फ प्रोस्पेक्टस 31, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस 32, अब्रिस्ट प्रोस्पेक्टस सेक्शन नंबर 33। डन 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 है क्या? इजी पीजी है। दिस इज द ट्रिक जिससे आपको याद हो जाएंगे सेक्शंस, ना भूल ही नहीं सकते हो। मीनिंग क्लियर हो गए हमें? अभी ना एक और प्रोस्पेक्टस है, ठीक है, एक और प्रोस्पेक्टस हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर है? दैट इज ऑफर फॉर सेल। और इसमें जो प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है उसे बोलते हैं डीम्ड प्रोस्पेक्टस। मान लिया जाएगा। डीम्ड मतलब क्या? मानो या ना मानो, मान लिया जाएगा। जैसे कि जैसे ही तुमने CS एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करवाया, हम मान लेंगे कि तुम सब बच्चे बहुत सीरियस हो, है ना। ऐसा नहीं कि मजाक मजाक में CS एग्जीक्यूटिव लेकर देख लेते, ना 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 ना, तुम सब बच्चे बहुत सीरियस हो, तुम 8-10 घंटे पढ़ोगे, लेक्चर्स को अच्छे से अटेंड करोगे और सीरियसनेस के साथ, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ने वाले हो, ठीक है। मान लिया जाता है, ठीक है। वैसे ही ऑफर फॉर सेल में जो भी प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, मान लिया जाता है कि ये क्या है? डीम्ड प्रोस्पेक्टस है। क्या बोलेंगे? डीम्ड प्रोस्पेक्टस है। बहुत ध्यान से इसको समझना, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बिकॉज लॉ के लिए जरूरी है लॉजिक, तो कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना, ठीक है। क्या बोलता है? काफी सारी बड़ी कंपनीज होती है जिनके पास टाइम नहीं होता है। ये कंपनीज है कि जो पब्लिक को इन्वाइट करे फॉर सिक्योरिटीज, कि पब्लिक आओ हमारे सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये कंपनी ना, कुछ बड़े बड़े लोग होते हैं, कुछ इंटरमीडियरीज होती है, इंटरमीडियरीज को शेयर्स दे देते। दीज इंटरमीडियरीज कैन बी द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई भी, ठीक है। ये इंटरमीडियरीज को कंपनी दे देती है शेयर्स, और ये इंटरमीडियरीज आगे शेयर्स को ऑफर करते हैं जनरल पब्लिक को, ऑफर करते हैं जनरल पब्लिक को। और अब ये जो इंटरमीडिएट शेयर्स को ऑफर कर रहे हैं जनरल पब्लिक को, वो जो डॉक्यूमेंट के थ्रू ऑफर करते हैं, दैट डॉक्यूमेंट इज डीम्ड प्रोस्पेक्टस। जो भी डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को आप डीम्ड प्रोस्पेक्टस कहोगे। और ये जो प्रोसेस है, जब इंटरमीडिएट शेयर्स ऑफर कर रहे हैं जनरल पब्लिक को, ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस विल बी टर्म्ड एज ऑफर फॉर सेल। क्या ये कॉन्सेप्ट समझा आपको? क्या ये कॉन्सेप्ट समझा? ऋषु कुमारी एक बार प्लीज आप है ना बैक करके देखो, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। एंड विपुल एंड कुशाग्र, आप ये जो चिट चैट कर रहे हैं इसे बंद कर दीजिए, अदरवाइज हो सकता है कुछ ऐसे एक्शंस लिए जाए जिससे आप चैट ना कर पाए, ठीक है। देखो ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इधर ध्यान सबका अभी इधर होना चाहिए, ऑन द बोर्ड ओनली। तो इधर ध्यान रख के सुनो और समझो चीजों को, ठीक है, ट्राई करो। ये हमारी एक कंपनी है, कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, दे डोंट हैव टाइम सिक्योरिटीज के लिए। तो ये कंपनी क्या करने वाली, ये कंपनी बोलेगी कि हम हमारे इतने शेयर्स सब्सक्राइब करवाना चाहते हैं। तो कंपनी ने ये शेयर्स किसको सेल कर दिया? अंडर हमारे इंटरमीडियरीज को। कंपनी ने शेयर्स किसको दे दिए हैं? शेयर्स सेल कर दिए, फॉर एग्जाम्पल 10,000 शेयर्स, वो बेच दिए हैं इंटरमीडियरीज को। और ये इंटरमीडियरी आगे क्या करेंगे? ये कंपनी के शेयर्स को सेल करने वाले हैं जनरल पब्लिक को। ये इंटरमीडियरी आगे ये जो शेयर्स है वो सेल करेंगे। अब किसको सेल करेंगे? जनरल पब्लिक को बेचेंगे। इसी कंपनी के शेयर्स दे आर गोइंग टू सेल टू द जनरल पब्लिक। क्लियर है? यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? कंपनी ने अपने शेयर्स इंटरमीडियरीज को दिए, इंटरमीडियरी कंपनी के शेयर्स आगे बेचने वाली है कि उनको कंपनी के जो शेयर्स है बोलेगी पब्लिक को, अरे सब्सक्राइब करो इस कंपनी के शेयर्स, गोलमाल लिमिटेड जो कंपनी है इस कंपनी के शेयर्स सब्सक्राइब करो।
बोलेगी कैसे? कोई डॉक्यूमेंट तो इशू करेगी ना, ताकि लोग यहाँ पे सब्सक्राइब करें। वो जो डॉक्यूमेंट कंपनी यहाँ पर इंटरमीडियरी इशू करती है, जो डॉक्यूमेंट होगा उस डॉक्यूमेंट को हम मानो या ना मानो प्रोस्पेक्टस मान लेंगे। दैट इज वाई से बोला गया है डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान लेंगे, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है जहाँ पर इंटरमीडियरी शेयर्स बेचता है कंपनी के जनरल पब्लिक को, दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑफर फॉर सेल। क्या दिमाग में गया? अभी क्रिस्टल क्लियर हुआ? यस यस, परफेक्ट। These intermediary can be merchant bankers, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, क्योंकि कंपनी को इतना टाइम नहीं होता है ना। क्लियर हुआ है? कॉन्सेप्ट समझाएं, बिकॉज इट इज नेसेसरी कि आप कॉन्सेप्ट समझो। ओके, क्रिस्टल क्लियर हो गया है सारे के सारे बच्चा लोगों को। अभी देखो जरा इधर क्या बोला गया है। पहले लाइन, यू आर इन्वाइटिंग द पब्लिक, आप क्या कर रहे हो? पब्लिक को इन्वाइट कर रहे हो टू परचेज और सब्सक्राइब द सिक्योरिटीज थ्रू एन इंटरमीडियरी। एक इंटरमीडियरी के थ्रू आप इन्वाइट कर रहे हो पब्लिक को आपकी कंपनी के सिक्योरिटीज को खरीदने के लिए। इंटरमीडियरी मैंने बताया बेटा एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है। ये जो डॉक्यूमेंट है ऑफर फॉर सेल का, दिट इज एन इन्विटेशन टू द जनरल पब्लिक दैट दे कैन परचेज द सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी थ्रू अ इंटरमीडियरी। ये इंटरमीडियरी कोई इशूइंग हाउस हो सकता है, कोई मर्केंट बैंक, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। अ कंपनी में अलॉट और अग्री टू अलॉट कोई भी शेयर्स या डिबेंचर्स इशू हाउस के थ्रू ही कंपनी या करेगी, या फिर सिक्योरिटीज उन्हें अलॉट करेगी। यहाँ पर जो ये डायरेक्टली नहीं पब्लिक के साथ डीलिंग करती है, ये इंटरमीडियरी को देती है। इंटरमीडियरी आगे शेयर्स को सब्सक्राइब करवाते। जो भी इशूइंग हाउस है जब भी वो पब्लिक को यहाँ पर शेयर्स देता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑफर फॉर सेल। ये जब भी ऑफर करता है पब्लिक को, इस प्रोसेस को क्या बोलोगे? ऑफर फॉर सेल बोलोगे। एंड द डॉक्यूमेंट विच इज इशूड ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, कंपनी के बिहाफ पे जो भी डॉक्यूमेंट इशू करता है इशूइंग हाउस, दैट डॉक्यूमेंट इज टर्म्ड एज डीम्ड प्रोस्पेक्टस। क्लियर है यहाँ तक? क्रिस्टल क्लियर है? नहीं तमन्ना, इसको अंडरराइटर नहीं बोल सकते, अंडरराइटर अलग होता है, ठीक है। अंडरराइटर तो बोलते कि नहीं खरीदा तो हम लोग खरीद लेंगे, यहाँ पर ऐसा कोई भी सीन नहीं होता है, ठीक है। परफेक्टली परफेक्ट है। अभी ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ऑफर फॉर सेल के लिए कुछ कंडीशंस है यहाँ पर जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। सबसे पहला कंडीशन हियर दे हैव स्पेसिफाइड कि जो भी ऑफर फॉर सेल है इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 6 months आफ्टर द अलॉटमेंट टू इंटरमीडियरी। यानी कि कंपनी ने जैसे ही शेयर्स अलॉट किए इंटरमीडियरी को ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कितने टाइम के अंदर करना है? 6 months के अंदर अंदर कंप्लीट करना है। तो क्या मैं तुम्हारे चार्ट में यहाँ पर लिख दूँ इंटरमीडियरी हैव टू कंप्लीट दिस प्रोसेस? ये जो प्रोसेस है जनरल पब्लिक को शेयर्स देने का, कंप्लीट करो इस प्रोसेस को, कंप्लीट द प्रोसेस विद इन 6 months। जब से शेयर्स अलॉट हुए ना इंटरमीडियरी को, वहाँ से 6 महीने के अंदर अंदर उसको प्रोसेस कंप्लीट करना है। यानी कि 6 months के अंदर अंदर उसे क्या करना है? यहाँ पर 6 months के अंदर अंदर जनरल पब्लिक को यहाँ पर शेयर्स अलॉट करवाने रहेंगे। क्लियर है? सेकेंड कंडीशन क्या है? एट द डेट व्हेन ऑफर वाज मेड, जब भी कंपनी ने यहाँ पर ऑफर दिया इंटरमीडियरी को, उस टाइम पर इंटरमीडियरी को पूरा का पूरा पैसा कंपनी को नहीं देना है। होल ऑफ द कंसिडरेशन कंपनी को नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? लॉजिकली समझो चीज को। सीधी सी बोला गया, कंपनी शेयर्स अलॉट कर रहा है इंटरमीडियरी को, इंटरमीडियरी जाके बाकी पब्लिक को दे रहा है। तो जैसे ही कंपनी ने शेयर्स दिए इंटरमीडियरी को, इंटरमीडियरी सारा का सारा पैसा कंपनी को उस टाइम पर नहीं देगा, बिकॉज द रीजन इज दैट इंटरमीडियरी पब्लिक को इशू करता है। पब्लिक से जब ये पैसा आएगा तब इंटरमीडियरी क्या करेगा? कंपनी को देगा। यानी कि पूरा का पूरा कंसिडरेशन ऑफर के टाइम पर नहीं देना, आप थोड़ा दे सकते हो और थोड़ा बाद में जब इंटरमीडियरी को पब्लिक से आएगा देन इंटरमीडियरी विल ट्रांसफर टू द कंपनी। क्या ये कम समझा? दोनों कंडीशन क्लियर हुई है? आयुष, दिस प्लेटफॉर्म इज नॉट फॉर दिस थिंग, ठीक है। अब आपकी पर्सनल प्राइवेट डिटेल्स जो भी है यहाँ पर एक दूसरे से शेयर ना कीजिए, बिकॉज दिस लाइव चैट इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ योर डाउट्स, ठीक है।
ये संजय एकदम परफेक्ट बोला, जब इंटरमीडियरी को पब्लिक से पैसा मिलेगा देन इंटरमीडियरी विल गिव इट टू द कंपनी. दीज आर द टू कंडीशंस दिस विच यू हैव टू फुलफिल इन केस ऑफ ऑफर फॉर सेल. क्लियर है. अच्छा, यहाँ पे साइनिंग अथॉरिटी कौन होगा, कौन साइन करने वाला है. ऑफर डॉक्यूमेंट कैन बी साइन ऑन बिहाफ ऑफ अ कंपनी बाय 2 डायरेक्टर्स. कंपनी के कोई भी डायरेक्टर्स क्या करेंगे, यहाँ पर ऑफर फॉर सेल जो डीम्ड प्रोस्पेक्टस है उसको साइन कर देंगे कंपनी के बिहाफ पे. ठीक है. एडिशनल डिस्क्लोजर क्या हो सकता है, सबसे पहला नेट कंसिडरेशन कितना कंपनी को मिलने वाला है. एंड नेक्स्ट टाइम एंड प्लेस क्या इंस्पेक्शन के लिए, और कॉन्ट्रैक्ट. अभी किसका कॉन्ट्रैक्ट बोला गया, कंपनी के बीच में और इंटरमीडियरी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, तभी इंटरमीडियरी कंपनी के शेयर्स को आगे जनरल पब्लिक को सब्सक्राइब करा रहा है, तो पब्लिक उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे यहाँ पर इंस्पेक्ट भी कर सकती है. तो आप डीम्ड प्रोस्पेक्टस में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकते हो. फर्स्टली कितना पैसा कंपनी को मिलेगा, एंड सेकेंडली क्या टाइम है, क्या प्लेस है, हम वो कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर इंस्पेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज द पब्लिक हैव फुल राइट टू इंस्पेक्ट दैट कॉन्ट्रैक्ट मेड बिटवीन अ कंपनी एंड अ इंटरमीडियरी. क्या ये डन है, क्लियर हो गया है. परफेक्ट प्रियांशी, एकदम ऑसम. अच्छा, अभी फटाफट से एक रैपिड राउंड करते हैं, मुझे तुम सेक्शंस बताना, ठीक है. रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का सेक्शन क्या है, रैपिड राउंड है. आई विल सी द फर्स्ट 2 नेम्स जिन्होंने सबसे पहले आंसर दे दिया है, देन मैं क्वेश्चन पूछती हूँ. रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का सेक्शन क्या है. परफेक्ट. किसमें डाउट है शिफाली आपको, परफेक्ट संजय विपुल. ओके, देन टाइप्स ऑफ शेयर्स का सेक्शन क्या है, हमने देखा था शुरू में टाइप्स ऑफ शेयर्स का सेक्शन. बताओ जरा टाइप्स ऑफ शेयर का सेक्शन. सेक्शन नंबर 43. ठीक है. यस पार्थ, परफेक्ट. विनीत, शाह एंड तनुजा, परफेक्ट. सेक्शन 43. एक बार मैं सारे सेक्शंस रिकॉल करा रही हूँ. वी हैव स्टार्टेड सेक्शन 43 जहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल देखा, इक्विटी शेयर्स क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, हमने ये समझा. उसके बाद हमने सेक्शन 2 क्लॉज 70 देखा जो बताते हैं प्रोस्पेक्टस क्या होता है. SRA करके हमने 3 तरह के प्रोस्पेक्टस देखे. शेल्फ प्रोस्पेक्टस सेक्शन 31, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सेक्शन 32, अब ब्रिज प्रोस्पेक्टस सेक्शन 33. ठीक है. एक और प्रोस्पेक्टस का आप लिखो वहां पे, डीम्ड प्रोस्पेक्टस जिसका सेक्शन है 25. ठीक है. शेफाली, इसमें सिर्फ इतना सा बोला गया है, ये जो डीम्ड प्रोस्पेक्टस है जो इंटरमीडियरी आगे देने वाला है जनरल पब्लिक को, उस डीम्ड प्रोस्पेक्टस पे किसका साइन होंगे, तो उस डीम्ड प्रोस्पेक्टस के कंपनी के कोई भी 2 डायरेक्टर के साइन हो सकते हैं. वो कंपनी के बिहाफ पे कौन साइन करेगा, तो कोई भी 2 डायरेक्टर्स. ठीक है शेफाली, यहां तक क्लियर है हमें, कैन वी प्रोसीड. अच्छा, प्रोस्पेक्टस में क्या मैटर्स हो सकते हैं, तो प्रोस्पेक्टस बताएगा कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में डिटेल्स बताएगा. सेकेंडली वो बताएगा कि कंपनी ने कंपनीज एक्ट 2013 को कंप्लाई किया है, कंपनीज एक्ट के सारे प्रोविजंस को कंप्लाई करके हम यहाँ पर प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं. तो ये 2 डिटेल्स आपके प्रोस्पेक्टस में रहनी चाहिए. परफेक्ट अर्शी गुप्ता, एकदम परफेक्ट. अरे वाह, ऑसम, ग्रेट. डन है यहाँ तक, एकदम परफेक्ट है. अब मैं आगे जाने वाली हूँ, मेरे प्रोस्पेक्टस वाला पार्ट कवर होता है. दूसरा पार्ट हम यहाँ पर देखने वाले हैं बेटा, शेयर सर्टिफिकेट वाला. ठीक है, कि आखिरकार शेयर सर्टिफिकेट होता क्या है. ठीक है, जब भी आपने शेयर लिया है, कोई भी कंपनी में आप शेयर ले रहे हो, सो व्हाट इज एन एविडेंस कि आपने उस कंपनी का शेयर लिया है. पहले क्या होता था, फिजिकल फॉर्म में आपको शेयर्स मिलते थे, अभी तो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली होता है, डीमैट अकाउंट से होता है, लेकिन पहले फिजिकल आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलते थे. व्हाट इज अ प्रूफ कि आपने शेयर्स लिया है, तो आपको एविडेंस के लिए क्या मिलता था, शेयर सर्टिफिकेट मिलता था. जैसे कि तुमने कभी कोई कार खरीदी है, व्हाट इज द प्रूफ, तो वहाँ पे कार के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं. घर खरीदा है तो घर के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं. कुछ भी चीज परचेज करते हैं आपके पास डॉक्यूमेंट रहता है, इनवॉइस रहता है, बिल रहते हैं. वैसे यू हैव परचेज द शेयर्स, क्या एविडेंस था, शेयर सर्टिफिकेट एविडेंस होता है. तो शेयर सर्टिफिकेट का एक प्राइमा फेसी एविडेंस है दैट यू आर द राइटफुल ओनर ऑफ द शेयर्स, आप शेयर के राइटफुल ओनर हो. वहाँ पे लिखा होता है
मिस्टर सो एंड सो फॉर एग्जाम्पल तमन्ना हैज़ परचेज ₹500 शेयर्स ऑफ गोलमाल लिमिटेड। तो हमें पता चल गया क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट तमन्ना के नाम पर है तो तमन्ना ही इसके राइटफुल ओनर है। प्राइमा फेसी मतलब क्या होता है, जो दिख रहा है ऑन द फेस, ऊपर से सामने से हमें दिख रहा है। तो शेयर सर्टिफिकेट आपको टाइटल देते हैं कि आप ही यहाँ पर क्या हो, राइटफुल ओनर हो। ये जो शेयर सर्टिफिकेट है बेटा, यहाँ पे सीलिंग और साइनिंग से रिलेटेड इसका प्रोविजन ध्यान रखना कि आखिरकार ये शेयर सर्टिफिकेट को इशू करके साइन कौन करता है। तो शेयर सर्टिफिकेट को साइन कौन करता है, 2 डायरेक्टर साइन करेंगे या तो, ठीक है, कंपनी के 2 डायरेक्टर साइन करते हैं या फिर यहाँ पर एक डायरेक्टर एंड अ कंपनी सेक्रेटरी। यानी कि अगर कंपनी में सीएस है, अगर तुम किसी कंपनी में सीएस हो, कंपनी शेयर सर्टिफिकेट इशू कर रही है तो तुम्हारे साइन भी होते हैं। यू कैन सी योर इंपॉर्टेंस, 1 डायरेक्टर एंड 1 सीएस, एक डायरेक्टर और एक सीएस के साइन होते हैं। तो यस, आपको साइनिंग अथॉरिटी पता होना चाहिए कि शेयर सर्टिफिकेट में साइन किसका होता है, या तो 2 डायरेक्टर्स का या फिर और 1 डायरेक्टर एंड अ सीएस एंड अ कंपनी सेक्रेटरी। क्लियर है क्या ये? साइनिंग अथॉरिटी हमें पता है। अच्छा, ये शेयर सर्टिफिकेट ना कितने टाइम के अंदर मिल जाना चाहिए, व्हाट शुड बी द टाइमलाइन, कि हाँ हमें शेयर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर अलॉटमेंट हुआ है, आपने शेयर सब्सक्राइब किया, आपको अलॉट होने वाले हैं शेयर्स, तो अलॉटमेंट के केस में आपको शेयर सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए 2 महीने में। कंपनी नई नई इनकॉर्पोरेट हुई है और तुम क्या हो, सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम हो, तुमने मेमोरेंडम को सब्सक्राइब किया है, सब्सक्रिप्शन क्लॉज पढ़ी थी ना हमने, हर एक सब्सक्राइबर को कम से कम 1 शेयर लेना है, उनके नाम के अपोजिट में नंबर ऑफ शेयर्स लिखे होते हैं। सो इफ यू आर सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम तो भी यहाँ पे शेयर्स कितने, शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा 2 महीने में। अगर शेयर्स को ट्रांसफर हुआ है, फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ है, प्रियांशी ने शेयर्स ट्रांसफर करे भूमि को, सो प्रियांशी ने शेयर्स ट्रांसफर किए हैं भूमि को यहाँ पर, अगर ये ट्रांसफर वाला केस है तो शेयर सर्टिफिकेट कितने टाइम के अंदर मिल जाना चाहिए, 1 मंथ के अंदर मिल जाना चाहिए। ट्रांसमिशन वाला केस है, ट्रांसमिशन मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर कोई पर्सन है जिसके नाम पे शेयर्स थे, उसकी डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को या उसके लीगल हायर को शेयर्स मिल जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर डी है, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनका जो लीगल हायर था, उनका बेटा था, उनके पास ये शेयर चले जाएंगे। तो इधर ट्रांसमिशन के केस में भी शेयर सर्टिफिकेट कितने टाइम में मिलेगा, 1 मंथ में मिलता है। और अगर डिबेंचर अलॉट हो रहे हैं आपको तो यहाँ पर सर्टिफिकेट मिलता है आपको 6 मंथ्स के अंदर अंदर। ये हमारी टाइमलाइन रहने वाली है, टाइमलाइन फॉर द इशुएंस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। देखो तमन्ना, इफ कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड तो सीएस या और डायरेक्टर, एक पर्सन साइन कर सकता है सीएस एंड डायरेक्टर, या फिर सीएस अपॉइंटेड नहीं है किसी कंपनी में और है बीच में तो 2 डायरेक्टर साइन करते हैं तो भी ये सफिशिएंट माना जाएगा। अलॉटमेंट मतलब परवेश, फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी के शेयर्स आपने लिए हैं, ठीक है, यहाँ पर आप खरीद रहे हो, परचेज कर रहे हो, तो कितने टाइम में अलॉट होगा, कितने टाइम में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, वो होता है अलॉटमेंट। ये टाइम लिमिट हमें पता होनी चाहिए, टाइम लिमिट पता होनी चाहिए। अच्छा मेरे संग देखो, अलॉटमेंट है या फिर सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम वाला केस है तो कितना टाइम था, 2 महीने था। अगर ट्रांसफर हो रहा है या ट्रांसमिशन हो रहा है तो 1 महीने था। डिबेंचर्स हो रहे हैं अलॉट तो 6 मंथ्स का टाइम था। क्या है, 2216 टाइमलाइन पता हो गई। यस संजय। अच्छा नेक्स्ट है तुम्हारा डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है यहाँ पर, अच्छा मैम खो गया, अभी डुप्लीकेट दे दो बोलते हैं ना हम लोग। अच्छा ओरिजिनल खो गया है तो हम डुप्लीकेट ले लेते हैं जनरली, वैसे ही मान लो किसी का शेयर सर्टिफिकेट, जो ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट है वो खो गया, लॉस्ट हो गया है या फिर वो डिस्ट्रॉय हो गया है। दीदी डिस्ट्रॉय मतलब क्या हो गया है, यानी कि उसकी जो डिटेल्स थी वो खत्म हो गई है, डिफेस्ड हो गया है। डिफेस्ड मतलब क्या है समझो, एक पेपर मानती हूँ मैं, एक पेपर देती हूँ तुमको, अभी समझाया शेफाली मैंने ट्रांसमिशन,
ये पेपर दिख रहा है हम लोगों को, ठीक है। मान लो ये क्या है तुम्हारा शेयर सर्टिफिकेट, कुछ और नहीं, ये शेयर सर्टिफिकेट है हमारा, है ना, ये शेयर सर्टिफिकेट है। अगर ये शेयर सर्टिफिकेट खो गया है तो तुम्हें डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर ये शेयर सर्टिफिकेट डिफेस्ड हो गया, मतलब मान लो इसमें कुछ डिटेल्स लिखी हुई थी, अभी ये जो डिटेल्स लिखी हुई थी पानी गिर गया या तो उस पर, तो तुम्हें अभी कुछ दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, तो हम बोलते हैं वो डिफेस्ड हो गया। या फिर ये शेयर सर्टिफिकेट ना ऐसे 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 क्रम्पल हो गया, म्यूटिलिएटेड हो गया, उसे बोलते हैं म्यूटिलिएटेड हो गया। या ये जो शेयर सर्टिफिकेट है वो ऐसे टॉर्न हो गया है ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट, तो उस केस में, इन सारे केसेस में आपको क्या मिल सकता है, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लो फट गया है तो ये जो ओरिजिनल वाला था किसको दे दो, कंपनी को सरेंडर कर दो, ठीक है। डिफेस्ड हो गया तो भी कंपनी को सरेंडर कर दो। दीदी म्यूटिलिएटेड हो गया है तो भी कंपनी को सरेंडर कर दो, उसके बाद तुम्हें डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट यहाँ पर मिल जाएगा। सो सेक्शन 46 क्या बोलता है, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट कब मिलेगा, अगर जो ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट है वो लॉस्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, डिफेस्ड हुआ, म्यूटिलेटेड हुआ या टॉर्न हुआ है, और साथ ही साथ कंपनी को हमने कर दिया है सरेंडर। डन है क्या, क्लियर है, इससे समझा हमें। डिस्ट्रॉय हो गया तो भी मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है यहाँ पे स्प्लिट सर्टिफिकेट। स्प्लिट सर्टिफिकेट क्या होता है, ठीक है। तमन्ना आपने ध्यान से सुना नहीं क्या, मैंने शुरू में ही बोला था कि अगर वो लॉस्ट हो गया है दैट मीन्स आपको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा। बेटा तुम सबके हार्ट इधर आ गए हैं ना, तो दिमाग से सुनो तो सही। सेम क्वेश्चन वापस पूछा जा रहा है, विनीत एंड तमन्ना मैम लॉस्ट हो जाए तो ये क्या है, ये क्या है यहाँ पर कि अगर लॉस्ट हो गया तो, अगर खो गया तो, बोला था ना मैंने। ध्यान इधर रखो, तुम्हारा ध्यान किधर है, हाँ तुम्हारी क्लास तो इधर चल रही है, फोन वोन चला रहे हो क्या तुम लोग, क्या कह रहे हो आर्यन कब से। मिसप्लेस हो गया मतलब वही हो गया ना स्नेहा, लॉस्ट हो गया आपका। कोई और डाउट है, कैन आई मूव ऑन टू द स्प्लिट सर्टिफिकेट, क्या मैं यहाँ पर जा सकती हूँ, कैन आई मूव फॉरवर्ड। क्या चीज ओरिजिनल तमन्ना, देखो अगर आपका शेयर सर्टिफिकेट लॉस्ट हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है, टॉर्न हो गया है, फट गया है, डिफेस्ड हो गया है या म्यूटिलेटेड हो गया, कुछ भी हो गया इन केस में से, तो कंपनी आपको कौन सा देगी, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट यहाँ पर देती है, ठीक है। जो ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट है मान लो वो टूट गया, फट गया है, ठीक है, तो आपको वो ओरिजिनल वाला तो कंपनी को सरेंडर करना पड़ता है, कंपनी के पास देना पड़ेगा, और उसके बदले में कंपनी क्या दे देगी, आपको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट दे देगी। गुड टू गो, ठीक है। चलो आई होप मैंने एक बार और बता के आपको दिमाग में डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। नेक्स्ट है स्प्लिट सर्टिफिकेट। ये क्या होता है स्प्लिट सर्टिफिकेट, हो सकता है कुछ लोगों ने मिलकर ज्वाइंट शेयर होल्डिंग कर रखी हो यहाँ पर, बिल्कुल हो सकता है। तो समझो मेरे साथ साथ मेहंदी के साथ साथ क्या हो रहा है, मेहंदी के साथ साथ तमन्ना और संजय, हम तीनों ना ज्वाइंट शेयर होल्डर्स हैं, मेहंदी तमन्ना संजय, वी थ्री आर द ज्वाइंट शेयर होल्डर्स। अगर हम ज्वाइंट शेयर होल्डर्स हैं तो एक ही सर्टिफिकेट, एक ही शेयर सर्टिफिकेट पे हमारा नाम लिखा हुआ है कि ज्वाइंट शेयर होल्डर्स है। लेकिन अब हम चाहते कि हमारा जो शेयर सर्टिफिकेट है वो अलग अलग मिल जाए हमको, ठीक है। तो उस केस में क्या होने वाला है, यहाँ पर इस सर्टिफिकेट को स्प्लिट कर दिया जाता है। स्प्लिट सर्टिफिकेट मतलब एक सेपरेट सर्टिफिकेट मिल जाता है यहाँ पर अपने पोर्शन के लिए, मेरे जितनी होल्डिंग है उसके लिए मुझे अलग स्प्लिट सर्टिफिकेट मिल जाएगा। एडवांटेज क्या है,
मुझे मेरा पोर्शन सेल करना है, तो स्प्लिट सर्टिफिकेट से मैं सेल कर सकती हूँ। एडवांटेज सिर्फ इतना सा है, शेयर होल्डर यहाँ पर अपना पोर्शन सेल कर सकता है, मॉर्गेज कर सकता है स्मॉल नोट्स में, या फिर वो उसके सर्टिफिकेट्स को यहाँ पर किसी को भी दे सकता है। मेरे को मेरा पोर्शन किसी और को देना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे अर्शी को देना है, तो मैं क्या दे दूंगी, इधर अर्शी आ जाएगी मेरी जगह। सो स्प्लिट सर्टिफिकेट कब काम आने वाला है, व्हेन देयर इज अ जॉइंट शेयर होल्डर्स, तब हमारा होता है स्प्लिट सर्टिफिकेट। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो लिखी हुई नहीं होगी, लेकिन यह हमें पता होना चाहिए। जब जॉइंट शेयर होल्डर्स होंगे ना, तब आपका स्प्लिट सर्टिफिकेट पिक्चर में आता है। यहाँ पर सेपरेट अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए, शेयर होल्डर क्लेम करता है, उसे बोलते हैं सर्टिफिकेट को हम स्प्लिट कर रहे हैं। क्या ये क्लियर हुआ है? डन है? अच्छा, जैसा कि अभी तक हम श्योर सर्टिफिकेट्स ही देख रहे थे, क्या ये श्योर सर्टिफिकेट को, उसके रिलेटेड बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स को आपको मेंटेन करना है क्या? यस, आपको मेंटेन करके रखना होता है, यानी कि कंपनी को मेंटेन करके रखना होता है। ये जो शेयर सर्टिफिकेट्स, इनके प्रिंट करवा के इनको कॉन्जिक्यूटिवली नंबर्ड करते हैं। कॉन्जिक्यूटिवली नंबर्ड मतलब 1 2 3 4 5 6, इस तरह से कॉन्जिक्यूटिवली वो नंबर्ड होते हैं श्योर सर्टिफिकेट। कौन रिस्पॉन्सिबल है श्योर सर्टिफिकेट को मेंटेन करने के लिए? तो बोर्ड जो होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या फिर कंपनी सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अगर उन्हें ऑथोराइज कर रखा है तो। अगर कंपनी में सीएस ही नहीं है बाबा, तो उस केस में डायरेक्टर ऑथोराइज होता है, वो डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल है फॉर श्योर सर्टिफिकेट। श्योर सर्टिफिकेट्स को मेंटेन करने के लिए हमारा डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा या फिर सीएस रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, वही तो बोला मैंने दीपशिखा कि अब तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। शेयर सर्टिफिकेट वाला कॉन्सेप्ट तभी होगा जब आपने फिजिकली शेयर्स लिए हैं, फिजिकल फॉर्म में लिए, इलेक्ट्रॉनिकली नहीं होता है। कहाँ ध्यान रहता है आप लोगों का? ये जो भी बुक्स ऊपर लिख रखे हैं वो आपको प्रिजर्व करके रखने रहेंगे। ये शेयर सर्टिफिकेट और शेयर सर्टिफिकेट से रिलेटेड बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स कब तक प्रिजर्व करके रखना है? ये आपको प्रिजर्व करके रखना है कम से कम 30 ईयर्स के लिए। ध्यान रखना, 30 साल के लिए प्रिजर्व करके रखना है। अगर डिस्प्यूटेड केस है, लड़ाई झगड़ा वाला केस है, डिस्प्यूटेड केस है, तो उस केस में तो भैया कोई रिस्क नहीं लेने का रे बाबा, हमें क्या करना, परमानेंटली प्रिजर्व करना रहेगा। ठीक है, सारे के सारे सर्टिफिकेट्स कंपनी को सरेंडर करने हैं आपको यहाँ पर। ठीक है, अगर वो यहाँ पर डिफेस्ड हो जाते हैं, आई हैव टोल्ड यू कि क्या हो गया है, हमारा जो शेयर सर्टिफिकेट है वो डिफेस्ड हो गया, तो ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट आप कंपनी को दे रहे हो और कंपनी आपको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट दे रही है। वो जो ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट कंपनी को आप दे रहे हो, कंपनी उसको क्या करेगी तुम्हें पता है? कंपनी यहाँ पर एक वर्ड लिखती है कैंसल्ड, यानी कि ये ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट हो चुका है यहाँ पर कैंसल्ड, ऐसे बोल्ड लेटर्स में लिखती है, और उसे कंपनी डिस्ट्रॉय कर लेगी 3 साल के बाद। जब से आपने सरेंडर किया है, जब से आपने सरेंडर किया ये डीफेस्ड वाला शेयर सर्टिफिकेट, कंपनी बोल्ड लेटर्स में लिखेगी कैंसल्ड, और वहां से 3 साल के बाद उसे डिस्ट्रॉय कर सकती है। हमने यहाँ पर 3 केसेस देखे शेयर सर्टिफिकेट के, वी हैव सीन 3 केसेस। सबसे पहला होगा शेयर सर्टिफिकेट कब तक मेंटेन करना है, या उससे रिलेटेड बुक्स कब तक मेंटेन करनी है? दीदी परमानेंटली करनी है, बिल्कुल परफेक्ट है, परमानेंटली करना है। दूसरा, अगर परमानेंटली कब करना है? अगर डिस्प्यूटेड केस है, लड़ाई झगड़ा वाला केस है, कोई रिस्क नहीं लेने का, डिस्प्यूटेड केस है, तो यहाँ पर हमें परमानेंटली मेंटेन करना है, अदरवाइज मिनिमम 30 ईयर्स। और अगर कंपनी को तुमने शेयर सर्टिफिकेट यहाँ पर दिया है, डिफेस्ड वाला शेयर सर्टिफिकेट दिया है, तो कंपनी उसका क्या करेगी? कंपनी ना उस शेयर सर्टिफिकेट को बोल्ड लेटर्स में यहाँ पर लिखती है कैंसल्ड, ये हो चुका है कैंसल्ड, और जब से आपने सरेंडर किया है, कंपनी के पास सरेंडर किया है, वहां से 3 ईयर्स के बाद इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, उसके बाद कंपनी उसे डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये बस 3 क्राइटेरिया आपको पते होने चाहिए। अभी क्लियर हुआ है?
अभी क्लियर हुआ है कि दीदी डीफेस्ट वाला हम कंपनी को क्यों दे रहे, ताकि कंपनी वो लेगी, उसे कैंसिल करेगी एंड देन से डिस्ट्रॉय कर देगी। अभी तो आई एम गोइंग स्लो ओनली दीपशिखा, ये तो काफी ज्यादा स्लो है बेटा। सो कैन यू गाइस टेल मी, क्या आपको ये स्पीड फास्ट लग रही है? इट्स परफेक्ट, ठीक है। एक बार मुझे बता दो, ये ए ऑप्शन है दीदी फास्ट लग रहा है, और बी ऑप्शन है दीदी परफेक्ट है, हम इसमें जा सकते हैं। ए और बी करके मुझे बताओ जरा, सो दैट अकॉर्डिंगली मैं जाऊंगी। जब ऐसे बहुत ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट होगा मैं अपने आप ही स्लो कर दूंगी, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लग रहा है कि बहुत फास्ट है तो हम उसे स्लो कर लेंगे। पोल कर दो फटाफट, ए बी मेंशन कर दो चैट में। मतलब 71% बच्चों को इट्स गोइंग परफेक्ट, कुछ 29% बच्चे हैं जिनको लग रहा है फास्ट है, ठीक है, अदरवाइज इट्स परफेक्ट, है ना। ये सामने आज का चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे आगे तो और मजा आएगा। देखो शेयर सर्टिफिकेट एक बार ध्यान से फिर से सुन लेंगे, नो वरीज। शेयर सर्टिफिकेट बोलता क्या है, यहाँ पर शेयर सर्टिफिकेट बोलता है आपने शेयर खरीदा है, आपको हम सर्टिफिकेट देने वाले हैं। ये शेयर सर्टिफिकेट को कंपनी को कब तक मेंटेन करके रखना है, बहुत शांति से सुनो। ये शेयर सर्टिफिकेट आखिरकार कंपनी को मेंटेन करके कब तक रखना है, और रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो पहला बोला गया है कौन रिस्पॉन्सिबल है, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर सीएस कंपनी में है तो सीएस रिस्पॉन्सिबल, अगर सीएस नहीं है तो डायरेक्टर। सॉर्टेड है यहाँ तक हमारा। दूसरा बोला गया ये शेयर सर्टिफिकेट को और इससे रिलेटेड बुक्स को आपको कब तक मेंटेन करके रखना है, कब तक प्रिजर्व करके रखना है। नॉर्मल केसेस में 30 ईयर्स तक प्रिजर्व करके रखना है, संभाल कर रखना है शेयर सर्टिफिकेट को, उसके रिलेटेड बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स को। अगर कोई डिस्प्यूटेड मैटर है, फॉर एग्जांपल कंपनी के बीच में और परी जैन के बीच में कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, तो डिस्प्यूटेड मैटर वाला कोई शेयर सर्टिफिकेट है तो कोई रिस्क नहीं लेने का, परमानेंटली प्रिजर्व करके रखो, डन है। अगर कोई डिफेस्ट शेयर सर्टिफिकेट कंपनी को मिला है, ठीक है, तो उस ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट जो कंपनी को मिला है, कंपनी उसमें बोल्ड लेटर्स में लिखेगी कैंसल्ड, और उसको 3 साल बाद क्या करेगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। बस इतना सा ही है। आई होप अभी इतनी बार रिपीट किया है तो क्लियर हो गया होगा तन्वी, संजय और बाकी जिन भी बच्चों को डाउट था। अच्छा जरा ये पढ़ना, क्या बोला है, वेदर शेयर सर्टिफिकेट एंड ऑफिशियल पब्लिकेशन, क्या ये शेयर सर्टिफिकेट एक ऑफिशियल पब्लिकेशन है क्या, एक बार पढ़ो जरा। अभी क्लियर है ना बच्चा लोग? एकदम क्लियर हो गया है अभी रिपीट करने के बाद हमें? ऑफिशियल पब्लिकेशन से इसका मतलब है क्या कंपनी को शेयर सर्टिफिकेट को पब्लिश करना होता है क्या, जैसे कंपनी प्रोस्पेक्टस पब्लिश करती है, अपना बैलेंस शीट, अपना P&L अकाउंट पब्लिश करती है, वैसे क्या कंपनी को शेयर सर्टिफिकेट भी पब्लिश करने होंगे क्या, ये है हमारा क्वेश्चन। सो देखो क्या बोला गया, ये शेयर्स हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी कि शेयर्स भी ट्रांसफर हो सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास, और शेयर्स ट्रांसफर होते हैं, वैसे हमें शेयर सर्टिफिकेट मिलता है जिससे हमें पता चलता है हु इज द राइटफुल ओनर ऑफ शेयर्स। लेकिन शेयर सर्टिफिकेट ऑफिशियल पब्लिकेशन नहीं है, कोई भी कंपनी शेयर सर्टिफिकेट को पब्लिश ऑफिशियली नहीं करती है। क्या चीजें पब्लिश होती है, प्रोस्पेक्टस पब्लिश होता है, बैलेंस शीट होता है, P&L अकाउंट होता है, नोटिस और एडवर्टाइजमेंट पब्लिश होते हैं, लेकिन शेयर सर्टिफिकेट को पब्लिश करना नहीं रहेगा। वेरी गुड, आप लोगों ने तो मुझसे पहले आंसर कर दिया, अरे वाह वाह। किसे इग्नोर कर रही हूँ मैं बेटा, यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकती हूँ मैं, बिकॉज इतनी सारी चैट्स आती है ना।
गाइस यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, यहाँ पर समझनी होगी कि बहुत सारी चैट्स होती है जो आगे आगे जाती जाती है, जैसे भी बच्चे चैट करते जाते हैं। मैं अगर सिर्फ चैट को ही तकती रहूँगी तो मैं तुम्हें पढ़ा नहीं पाऊंगी। आई हैव टू डू मल्टीपल थिंग्स, जहाँ पर मुझे आपको पढ़ाना भी रहेगा और मुझे चैट्स भी देखनी रहेगी, ठीक है। वॉइस इज इट ओके नाउ? अभी ठीक है क्या? काजल, श्रुति, स्नेहा, वंश, आर्यन, इज इट ओके? नाउ इट्स परफेक्ट, ठीक है। अभी तक तो वॉइस इशू नहीं आया तमन्ना, ठीक है, क्लियर है प्रियांशी? ओके, थैंक यू। चलो, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज, बेटा आप लोगों को एक चीज समझनी रहेगी यहाँ पर। अभी भी नहीं आ रही है क्या वॉइस? परफेक्ट है ना? एक चीज समझनी रहेगी कि यहाँ पर मुझे आप लोगों को पढ़ाती भी हूँ, कोई डाउट भी होता है लाइव चैट में वो भी देख रहे हो। इट मे बी पॉसिबल कि मुझसे एक दो डाउट मिस हो जाए, क्योंकि आगे से आगे आप लोगों की चैट्स आती रहती है। सो यू कैन मेंशन योर डाउट इन द डाउट सेक्शन, वहां से मैं आप लोगों का डाउट देख लूंगी। ये चीज आपको भी समझनी रहेगी इस चीज को, ठीक है। एंड यू हैव टू कोऑपरेट इन दिस। अच्छा, ये जो श्योर सर्टिफिकेट हम देख रहे हैं, इसी श्योर सर्टिफिकेट का लीगल इफेक्ट क्या होगा, एक बार हम वो देखते हैं कि लीगली इसका इफेक्ट क्या होने वाला है। बहुत ही प्यारे से दो टॉपिक आप देखोगे यहाँ पर। सबसे पहला लीगल इफेक्ट क्या होगा, एज टू टाइटल। अच्छा समझो, एक श्योर सर्टिफिकेट है जिसपे नाम लिखा हुआ है साहिल का, ठीक है। एक श्योर सर्टिफिकेट है जिसपे नाम लिखा हुआ है साहिल का, तो क्या समझोगे वो शेयर सर्टिफिकेट किसका है? साहिल का। ऐसे ही समझोगे कि शेयर्स का राइटफुल ओनर कौन है दीदी? साहिल है। क्या मैं बोल सकती हूँ नहीं नहीं ये साहिल का शेयर्स नहीं, ये तो तन्वी क्या है? नहीं बोल सकते हो, बिकॉज शेयर सर्टिफिकेट पे साहिल का नाम लिखा हुआ है। इट मीन्स कि इन शेयर्स का राइटफुल ओनर कौन है, यहाँ पर साहिल ही माना जाए। कहने से जैसे ही किसी पर्सन को शेयर सर्टिफिकेट मिल जाता है, वो उसे एक टाइटल दे देता है कि इन शेयर्स का जो ओनर है वो ये पर्सन है। तो जैसे ही आपको यहाँ पर शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको ये टाइटल मिल जाएगा और कोई और पर्सन उस शेयर्स का टाइटल आपसे नहीं ले सकता है। तन्वी इसके बाद में रिपीट करती हूँ, ठीक है, वो ऑफिशियल पब्लिकेशन वाला। सो यहाँ पर हमने क्या देखा, कोई और पर्सन क्या कर सकता है, उससे टाइटल छीन नहीं सकता। एस्टॉपल एज टू टाइटल भी यही बोलता है कि ये किसी और पर्सन को स्टॉप करेगा, किसी और पर्सन को स्टॉप करेगा उस शेयर्स का टाइटल लेने से। तो शेयर सर्टिफिकेट एक डिक्लेरेशन होता है पूरे के पूरे वर्ल्ड को कि जिसका नाम मेंशन्ड है, हुज नेम इज मेंशन्ड इन द शेयर सर्टिफिकेट, दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज द राइटफुल ओनर ऑफ द शेयर्स एंड दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी एंड नो अदर पर्सन कैन बी कंसिडर्ड एज अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी। सो इट इज स्टॉपिंग एनी अदर पर्सन फ्रॉम मेकिंग द टाइटल ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट। एस्टॉपल का मतलब होता है टू स्टॉप। आर्यन ठाकुर, ठीक है, एक बार देखो, इट इज अ डिक्लेरेशन जो कंपनी देती है पूरे वर्ल्ड को, दैट द पर्सन इन हुज नेम द सर्टिफिकेट इज मेड आउट एंड टू होम इट इज गिवन, वही शेयर होल्डर है कंपनी का। इन अदर वर्ड, कंपनी स्टॉप कर रही है फ्रॉम डिनाइंग हिज टाइटल टू द शेयर्स। कंपनी किसी और पर्सन को यहाँ पर स्टॉप करती है कि तुम हमारी यहाँ पर शेयर सर्टिफिकेट का टाइटल नहीं ले सकते हो। इट इज stopping the another person to take the title of the shares। ठीक है आर्यन, क्लियर हुआ? और कंपनी, हम इसे एक और एस्पेक्ट से पढ़ सकते हैं यहाँ पर कि जो कंपनी है वो मना नहीं कर सकती है, ठीक है, कंपनी मना नहीं कर सकती राइटफुल ओनर को उसका टाइटल देने के लिए। डन है। दूसरा है एस्टॉपल एज टू पेमेंट। ये वाला पार्ट क्या बोलता है, सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है हर एक शेयर्स के बारे में कि फुल अमाउंट जो है वो पे कर दिया। सो जब भी शेयर सर्टिफिकेट होगा ना, वहां पर लिखा हुआ है दैट फुल अमाउंट हैज बीन पेड। फॉर एग्जाम्पल ₹10 का आपने 10 शेयर्स लिए हैं, तो वहाँ शेयर सर्टिफिकेट में लिखा होगा दैट फुल अमाउंट ₹100 हैज बीन पेड। तो क्या कंपनी बोल सकती है नहीं नहीं फिर से पैसा दो?
नहीं बोल सकती क्योंकि हमारे शेयर सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है। ये एक एविडेंस भी दे रहा है कि आपने शेयर्स का पूरा पैसा यहाँ पर पे कर दिया है। दिस इज ऑल्सो गिविंग यू एन एविडेंस दैट द शेयर होल्डर हैज पेड द फुल अमाउंट ऑफ द शेयर्स हियर। तो यहाँ पर कंपनी को स्टॉप किया गया है एज अगेंस्ट अ बोनाफाइड परचेजर ऑफ द शेयर्स कि कंपनी किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकती है। कंपनी ये नहीं बोल सकती कि आपके शेयर्स फुल्ली पेड अप नहीं है। यू कैन नॉट ब्लेम एनी पर्सन, आप किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते हो दैट इसका शेयर्स पेड नहीं, बिकॉज शेयर सर्टिफिकेट में लिखा हुआ होगा दैट दीज शेयर्स हैव बीन फुल्ली पेड अप। ठीक है, क्या डाउट है दीपशिखा? कैन यू प्लीज स्पेसिफाई बेटा? ओके आर्यन, ठीक है, यहां तक एक बार मुझे बता दो क्या डाउट है। आई विल श्योरली नहीं आर्यन, बिकॉज क्या होता है ना, अभी शेयर सर्टिफिकेट ऑनलाइन वाली बात मैं बताती हूँ। लिसन टू मी, अभी क्या होता है, हम वैसे मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स वाले चैप्टर में पढ़ने वाले, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए बता देती हूँ। हम शेयर्स परचेज करते हैं, ऑनलाइन शेयर्स डीमैट के थ्रू परचेज करते हैं, तो कंपनी एक रजिस्टर मेंटेन करती है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, जिस पर नाम होता है डिपॉजिटरी का। यानी कि हमारे इंडिया में 2 डिपॉजिटरी हैं विच इज NSDL और CDSL। ठीक है, और जो NSDL और CDSL डिपॉजिटरी है उनके पास जो रजिस्टर होता है उधर हमारा नाम लिखा होता है एज अ बेनिफिशियल ओनर। थोड़ा इसे और डिटेल में मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स वाले चैप्टर में पढ़ने वाले, इसलिए वहां पर शेयर सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलता है आपके नाम पर। ये तभी रेलिवेंट होता है जब आपके ना फिजिकल शेयर्स मिलते थे। ठीक है, सेलियंट फीचर्स आर्यन ठाकुर मैंने आपको बताया है। सेलियंट फीचर्स मतलब जो भी मेन फीचर्स सेबी ने बताया कि ये तो आपको स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। मैम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के साथ नॉर्मल प्रोस्पेक्टस क्यों इशू करते हैं? बिकॉज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में सारी डिटेल्स नहीं होती हैं, तो एक बार प्राइस और क्वांटिटी की डिटेल्स आपको पता चल गई, इसलिए नॉर्मल प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है। ऑफिसर इन डिफॉल्ट मतलब जिसकी गलती होती है, शर्वरी जनरली डायरेक्टर्स होते हैं। मैम जिस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट मिलता है उसे डिविडेंड नहीं मिलता है या नहीं? विनीत शाह, डिविडेंड देना या नहीं देना, डिविडेंड मिलना कंपलसरी नहीं होता। इफ आई टॉक अबाउट इक्विटी शेयर होल्डर्स तो उनको डिविडेंड मिलना कंपलसरी नहीं होता है। ठीक है, डिपेंड करता है कंपनी पे, कंपनी के प्रॉफिट पे। बट अगर मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की बात करूँ तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता ही मिलता है। पार्थ एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड मीनिंग। सो एक्सप्रेस्ड मतलब होता है वर्ड्स में लिखा हुआ, राइटिंग में, या फिर आप बोलकर बता रहे हो। इम्प्लाइड मतलब आप आपके एक्ट से बता रहे हो, कंडक्ट से बता रहे हो। बोनाफाइड मतलब गुड फेथ में होता है। ठीक है, जिसका भी क्वेश्चन था ना, बोनाफाइड मतलब गुड फेथ में, गुड फेथ में आपने सही इंटेंशन से परचेज किया है। शांति मिली आप लोगों के डाउट्स? आई होप मैंने सॉल्व कर लिए हैं सारे। इसके अलावा भी कोई भी डाउट्स है, यू कैन टेल मी। यहां तक जो भी डाउट्स आप बताओ, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पर जाती हूँ। क्लियर हो गया है अब तो? आर्यन, पार्थ, विनीत, जिसी के भी डाउट थे एक बार चैट बॉक्स में बता दो। ठीक है, अच्छा यस गरिमा सिंह, इसके बाद मैं आपको ऑफिशियल पब्लिकेशन भी बता देती हूँ, वो वॉइस की वजह से रह गया था। चलो सुन लीजिए। बोला गया है क्या ये जो शेयर सर्टिफिकेट है, क्या कंपनी को वो भी पब्लिश करना होता है क्या? जैसे कंपनी अपनी बैलेंस शीट पब्लिश करती है, P&L अकाउंट पब्लिश करती है, प्रोस्पेक्टस पब्लिश करती है, कैन अ कंपनी इशूज, कैन अ कंपनी पब्लिश दैट शेयर सर्टिफिकेट? क्या कंपनी को पब्लिश करना होता है क्या शेयर सर्टिफिकेट? तो नहीं, कंपनी को शेयर सर्टिफिकेट पब्लिश करने की जरूरत नहीं है। शेयर सर्टिफिकेट इज नॉट एन ऑफिशियल पब्लिकेशन, वो शेयर होल्डर के लिए होता है जिसने शेयर्स खरीदे हैं, तो इसे ऑफिशियल पब्लिश करने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट है हमारा पर्सोनेशन ऑफ शेयर होल्डर। पर्सोनेशन ऑफ शेयर होल्डर मतलब क्या होता है? जो बोलता है सेक्शन नंबर 57। ठीक है, ये सेक्शन नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। बस दीपशिखा ये लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है, फिर रिवाइज करेंगे ना तो सर अपनी जगह पर आ जाएगा घूम घुमा कर। ठीक है, चलो। पर्सोनेशन मतलब होता है तुम हो कोई और तुम प्रिटेंड कोई और कर रहे हो। ठीक है, तो तुम कोई और हो, तुम प्रिटेंड कोई और कर रहे हो,
तुमने क्या करा है, मेरे नाम से कुछ चीज़ ले ली है, ठीक है, तुमने सोचा कि मेहंदी मैम के नाम से कुछ ले लेते हैं, तो उससे उस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है पर्सोनेशन। तुम हो कोई और तुम किसी और के नाम से जब भी कुछ चीज़ लेने की कोशिश करते हो या कोई भी फ्रॉड करने की कोशिश करता है कोई भी पर्सन, दैट इज नोन एज पर्सोनेशन। सो पर्सोनेशन मीन्स यू आर प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स, यू आर नॉट, लेकिन तुम प्रिटेंड कर रहे हो जैसे तुम कोई और हो, ये होता है हमारा पर्सोनेशन का मतलब। ठीक है, तुम नहीं हो लेकिन तुम उसके जैसा बनने का प्रिटेंड कर रहे हो, स्पेशली अगर वो फ्रॉड्यूलेंट पर्पस के लिए होता है या फिर वोट कास्ट करने के लिए होता है। ठीक है, तुमने क्या किया, मेरी जगह चले गए और मेरी जगह जाके वोट करके आ गए, तुमने ऐसे प्रिटेंड किया दैट यू आर मेहंदी ओनली, तो उसे हम बोलते हैं पर्सोनेशन। ऐसा कब, यहाँ पर कब यूज आ रहा है, समझना है इस चीज को। कोई भी पर्सन डिसीटफुली मतलब क्या होता है, धोखे से ऐसा कोई और बनने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी का ओनर तो मिस्टर ए है, लेकिन मिस्टर बी कोशिश कर रहा है डिसीटफुली मिस्टर ए बनने की तरह, वो ओनर बनना चाह रहा है, या वो डिसीटफुली गलत तरीके से धोखे से कंपनी में कोई इंटरेस्ट बता रहा है, मिस्टर ए की जगह वोट करने जा रहा है यहाँ पर, तो उस केस में, और वो वोट कर भी देता है, वो सिक्योरिटी भी खरीद लेता है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, आपने क्या किया है, आपने पर्सोनेशन किया। और जब भी आप ऐसा करते हो ये गलत एक्टिविटी कहलाती। तुम हो कोई और तुम कोई और बन रहे हो, नहीं चलेगा रे बाबा। तुम ताकि वोट कर पाओ यहाँ पर, या कंपनी से कुछ पैसा आना बाकी तुम वो ले पाओ, अगर तुम्हारा पर्पस वहाँ पे डिसीटफुली है यानी कि धोखा देने का इंटेंशन है, तो इसे बोला जाएगा पर्सोनेशन ऑफ शेयर होल्डर। तुम कोई और बनने की कोशिश कर रहे हो, अगर आपने कभी ऐसा किया तो पनिशमेंट मिलेगी, जेल जाना पड़ेगा, और जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी, मिनिमम 1 ईयर का और मैक्सिमम 3 ईयर्स का। फाइन है मिनिमम 1 लाख का और मैक्सिमम 5 लाख रुपीज का। मैम थक गए पर मजा आ रहा है पढ़ने में। ग्रेट रुचिका, लेकिन हाँ आप लोगों के मैं ओवर बर्डन नहीं करने वाली हूँ, सो डोंट वरी, है ना। मुझे लगता है कि हाँ इतना काफी आपके दिमाग में चला जाएगा, उतना हम पढ़ाएंगे। पर्सोनेशन समझा, पर्सोनेशन मीन्स यू आर प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स, ठीक है, और तुम उसके नाम पर वोट कर रहे हो, तुम पैसा ले रहे हो कंपनी से, डिसीटफुली ऐसा कर रहे हो, तो अब तो जेल जाना पड़ेगा और यहाँ पर फाइन भी लगेगा। हाँ मैम, यू आर द बेस्ट टीचर एंड मोस्ट एनर्जेटिक। आज थोड़ा डाउट ज़्यादा आ रहे पर मैं फिर इट्स टोटली ओके दीपशिका, थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। इट्स ओके, डाउट आना इट्स टोटली नॉर्मल, यू कैन आस्क योर डाउट्स। लेकिन बस मैं एक ही चीज़ बोल रही हूँ, अब थोड़ा सा वेट कर सकते हो, एक बार टॉपिक कंप्लीट होगा ना तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती हैं। बट येस यू कैन आस्क योर डाउट्स, दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप पूछ सकते हो। यस संजय, वोट नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर कोई करता है डिसीटफुली धोखे से तो उसको ये पनिशमेंट मिलती है, ठीक है। ऐसे तो बोला गया है कि आप एग्जाम्स में चीटिंग नहीं कर सकते हो, लेकिन मानते हैं क्या कोई लोग, कभी ना कभी तो करी होगी, लेकिन अगर कोई करता है तो पनिशमेंट मिलती है, वही केस है यहाँ पर, ठीक है। रफत मैंने समझाया है, एक बार फिर से सुनो उससे बैक में जाकर, कि अगर आप कोई भी पर्सन को नाम पर प्रिटेंड कर रहे हो वोट देने का, डिविडेंड लेने का, कंपनी से कोई पैसा लेने का डिसीटफुली गलत इरादे से, उसे हम बोलेंगे पर्सोनेशन, ठीक है। मेहंदी बनकर पता चला तमन्ना जा रही है, ठीक है, तमन्ना चली गई मेहंदी बनकर कि दीदी हम प्रिटेंड कर रहे हैं कि मेहंदी मैम ये हम ही मेहंदी है, ठीक है, हमारा फेस भी सिमिलर है मैम, मैं ही मेहंदी हूँ, और आपने क्या कर लिया है, आपने वोट कर लिया मेरे नाम पर या कंपनी से कुछ पैसा ले लिया, तो उस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है पर्सोनेशन ऑफ शेयर होल्डर। एम आई ओके? ओके राफत, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, थैंक यू सो मच तमन्ना। क्या यहाँ तक क्लियर है हमें? And टन टन, सो किसकी बारी है अभी? द मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ द लेक्चर, दैट इज आर तूफानी सा रिविजन, एंड इसके बाद हम करने वाले हैं स्वाहा। इसके बाद हम कर लेंगे इस लेक्चर का स्वाहा, ठीक है। सो पानी पी लेते हैं एक बारी, एंड देन हम दोनों एकदम, हम लोग सभी जोरों शोरों से रिवाइज करेंगे, एकदम जोरों शोरों से, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के रिवाइज करेंगे, पर रिवाइज करेंगे, चाहते हो ना अंदर जाए तो रिवाइज करते हैं। अरे वाह तमन्ना।
चलो, थैंक यू परी। ये दीपशिखा आप एक बार देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। वंश कुमार हो जाएगी, 4 PM क्लास है, मैंने आपको बता दिया है ना, दिख जाएगा लाइव आपको। तो और डुप्लीकेट मिलेगा केटी। यस, SBIL की क्लास 4 PM है, ठीक है, मैं लिख देती हूँ क्योंकि एक ही चीज मुझसे आप लोग बार बार पूछ रहे हो। ठीक है बेटा, ठीक है, तूफानी रिवीजन करें, बोलना स्टार्ट करेंगे साथ साथ में। चलो, स्टार्ट कैसे किया था? वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम शेयर। व्हाट इज अ शेयर? शेयर मीन्स व्हेन द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, हम उसे शेयर्स यहाँ पर बोलते हैं। आफ्टर दैट हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, सेक्शन नंबर 43 मुझे चाहिए, चैट में लिखा हुआ, ठीक है। सेक्शन 43 बोलते हैं दो तरह के शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, विद वोटिंग राइट्स एंड विद डिफरेंशियल राइट्स। वोटिंग राइट्स मतलब नॉर्मल राइट, डिफरेंशियल राइट्स हो सकती है एज टू डिविडेंड एंड एज टू, एक और क्या देखा हमने, वोटिंग राइट्स, आपको ज्यादा वोटिंग राइट्स मिल सकती है। प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर्स आपको दो चीज में प्रेफरेंस मिलती है, प्रेफरेंशियल राइट मिलती है। सबसे ज्यादा प्रेफरेंशियल राइट किस चीज में मिलेगी? डिविडेंड में। एंड सेकेंडली रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, आपको पहले प्रेफरेंस यहाँ पर दी जाती। वी हैव सीन वेरियस टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जहाँ पर हमने देखा रिडीमेबल, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल मतलब रीपेबल होगा, इरिडीमेबल नहीं होगा, रीपेमेंट ऐसा इशू नहीं कर सकते। देन हमने देखा कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल मतलब इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉन कन्वर्टेबल नहीं कन्वर्ट होगा। देन हमने देखा पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग मतलब सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करते हो, नॉन पार्टिसिपेटिंग सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स मतलब कौन? जिनका डिविडेंड इकट्ठा होकर मिलेगा। नॉन क्यूमुलेटिव मतलब डिविडेंड इकट्ठा नहीं होना है। इक्विटी शेयर्स हमने देख लिया। हम लोगों ने डिफरेंसेस देखे वोटिंग राइट्स के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हमने देखा ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है वो वोट जनरली नहीं कर सकते, लेकिन वोट करने का राइट मिलेगा अगर ऐसा कोई रिजोल्यूशन प्लेस हो रहा है मीटिंग में जो उनकी राइट को डायरेक्टली क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। सेकेंडली, अगर कंपनी वाइंड अप करने वाली आप ये रिजोल्यूशन प्लेस कर रहे हो या रीपेमेंट ऑफ कैपिटल हो रहा है। थर्ड, उनको डिविडेंड नहीं दिया है, कितने टाइम से नहीं दिया, 2 साल या 2 साल से ज्यादा के लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दिया, सारी राइट्स इक्विटी शेयर होल्डर वाली आ जाएगी। इक्विटी शेयर्स में हमने देखा जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनके पास तो राइट है, वो वोट कर सकते हैं। यहाँ पर डिपेंडिंग अपॉन उनके पास कितने शेयर्स है वो वोट कर सकते हैं अलग अलग मेथड्स ऑफ वोटिंग से। आफ्टरवर्ड्स हमें अलग पार्ट पे गए, दैट इज द प्रोस्पेक्टस, सेक्शन 2 क्लॉज 70। क्या बताते हैं? प्रोस्पेक्टस मीन्स एनी डॉक्यूमेंट इशूड एज प्रोस्पेक्टस इंक्लूडिंग रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, एनी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, ठीक है, जिसे इशू किया गया है। क्यों? टू इनवाइट द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ अ सिक्योरिटीज ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट। SRA करके हम लोगों ने क्या देखा है यहाँ पर? टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। सेक्शन 31, 32, 33। सबसे पहला देखो शेल्फ प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस मतलब एक ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है जिसको आप इशू करते हो फॉर मल्टीपल इश्यूज। इट कैन बी यूज फॉर मल्टीपल इश्यूज ओवर अ ईयर। इसकी वैलिडिटी 1 साल की होती है। अगर कोई भी चेंजेस होते हैं इन दैट केस कंपनी हैव टू इशू अ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में क्या लिखा होगा? क्या कोई नया चार्ज क्रिएट हुआ या चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, कितने टाइम पहले फाइल करना है आरओसी के पास? द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम हैव टू बी फाइल एटलीस्ट 1 मंथ प्रायर टू द सब्सिक्वेंट इशू। नेक्स्ट इशू ला रहे हैं उससे एटलीस्ट 1 महीने पहले शेल्फ आपको इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल करना है। क्या कोई मुझे बता सकता है इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम का फॉर्म क्या है? फटाफट फॉर्म बताओ जरा। फॉर्म पास टू, फॉर्म पास टू इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम का हमारा डन है यहाँ तक। आज से हमने देखा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, सेक्शन 32। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस डज नॉट कंटेन द कंप्लीट पर्टिकुलर्स, इट हैव मिसिंग प्रोस्पेक्टस है। उसमें क्या नहीं होता है यहाँ पर? प्राइस और क्वांटिटी ऑफ द सिक्योरिटीज नहीं होती। हालांकि एक प्राइस बैंड दिया होता है कि मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस कितनी रह सकती है। ये जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है ये भी आपको आरओसी के पास फाइल करना है। कितने दिन पहले? एटलीस्ट 3 days प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ इशू। इशू ओपन हो रहा है उससे एटलीस्ट 3 दिन पहले आरओसी के पास फाइल कर देंगे हम।
प्राइस डिसाइड हो जाएगी। उसके बाद मेन प्रोस्पेक्टस कंपनी इशू करती है। इफ देयर इज एनी वेरिएशन बिटवीन द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मेन प्रोस्पेक्टस तो वो आपको हाईलाइट करना है। ए से अब्रिस्ट प्रोस्पेक्टस सेक्शन 33 विच इज द समराइज्ड फॉर्म ऑफ प्रोस्पेक्टस। यहाँ पर इट कंटेन्स द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द प्रोस्पेक्टस, मेन फीचर्स जो भी सेबी ने बताए। अब्रिस्ट प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है, 2 केसेस में जरूरत नहीं है। अगर सिक्योरिटीज आप अंडरराइटर को दे रहे हो, दूसरा अगर सिक्योरिटीज जनरल पब्लिक ऑफर नहीं हो रही है। सेक्शन 25 हमने देखा ऑफर फॉर सेल, या फिर क्या देखा हम लोगों ने यहाँ पर डीम्ड प्रोस्पेक्टस। बेसिकली क्या होता है सेक्शन 25 में, अ कंपनी अलॉट्स द शेयर्स टू द इंटरमीडियरी एंड इंटरमीडियरी फर्दर इनवाइट द जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब द सिक्योरिटीज ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट उनके बिहाफ पे। दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑफर फॉर सेल एंड द डॉक्यूमेंट थ्रू विच इंटरमीडियरी इनवाइट द जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब द सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी, वो डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, डीम्ड प्रोस्पेक्टस यहाँ पर बोलते हैं। अच्छा, 2 कंडीशंस देखी थी। ये जो प्रोसेस है इंटरमीडियरी को कितने टाइम में कंप्लीट कर लेना है, इशूइंग हाउस इंटरमीडियरी या फिर इशूइंग हाउस उसे कंप्लीट कर लेना है विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, और पूरा का पूरा होल ऑफ द कंसिडरेशन कंपनी को रिसीव नहीं करना एट द टाइम ऑफ ऑफर। पहले जनरल पब्लिक से इंटरमीडियरी के पास आएगा, उसके बाद इंटरमीडियरी कंपनी को देने वाली है। ये हमने टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस देखे। प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा हुआ होगा, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होगी, मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस, और ये लिखा होगा कि हमने कंपनीज एक्ट के सारे प्रोविजंस को यहाँ पर कंप्लाई किया है। ठीक है, प्रोस्पेक्टस वाला पार्ट कवर हो गया। आफ्टर वर्ड्स हमने देखा शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट क्या है, शेयर सर्टिफिकेट इज अ प्राइमा फेसी एविडेंस दैट यू हैव द टाइटल ऑफ द शेयर्स, आपके पास शेयर्स है। शेयर सर्टिफिकेट को कौन साइन कर सकता है यहाँ पर, बाय 2 डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी या फिर और बाय 1 डायरेक्टर एंड अ कंपनी सेक्रेटरी, वो शेयर सर्टिफिकेट को साइन करेंगे। शेयर सर्टिफिकेट कब तक अलॉट हो जाना चाहिए, टाइमलाइन देखी थी हमने 2216। अलॉटमेंट है या फिर सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम 2 महीने में, ट्रांसफर या ट्रांसमिशन है 1 महीने में, डिबेंचर्स अलॉट कर रहे हो तो 6 मंथ्स में आपको यहाँ पे शेयर सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, जब आपको ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट लॉस्ट हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया, डिफेस्ड, म्यूटिलेटेड या टॉर्न हो गया, तो कंपनी को सरेंडर करो और कंपनी आपको क्या करेगी, ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट दे देगी। नॉर्मल सी बात है कि लॉस्ट हो गया तो कैसे सरेंडर करोगे, पर अगर डिफेस्ड, म्यूटिलेटेड या टॉर्न हो गया है तो तुम कंपनी को सरेंडर कर दोगे यहाँ पर। ठीक है, कंपनी आपको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट दे देगी। स्प्लिट सर्टिफिकेट क्या होता है, जब यहाँ पे ज्वाइंट शेयर होल्डर्स होते हैं तो एक ही शेयर सर्टिफिकेट पे सबका नाम होता है। आप चाहो तो अलग अलग सर्टिफिकेट बना सकते हो, जैसे हम बोलते हैं स्प्लिट सर्टिफिकेट। डन है। उसके बाद वी हैव सीन क्या, शेयर सर्टिफिकेट एक ऑफिशियल पब्लिकेशन है ना बना। शेयर सर्टिफिकेट इज नॉट एन ऑफिशियल पब्लिकेशन। ये जरूरी नहीं है कि कंपनी पब्लिश करे, जैसे बैलेंस शीट, P&L, प्रोस्पेक्टस कंपनी को पब्लिश करना होता है, बट शेयर सर्टिफिकेट को पब्लिश करना इज नॉट नेसेसरी। सो शेयर सर्टिफिकेट इज नॉट एन ऑफिशियल पब्लिकेशन। क्या शेयर सर्टिफिकेट आपको कोई टाइटल देता है? बिल्कुल, शेयर सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको टाइटल देता है। लीगल इफेक्ट क्या है? पहला एस्टॉपल एज टू टाइटल, दूसरा एस्टॉपल एज टू पेमेंट। एस्टॉपल एज टू टाइटल मतलब अगर आपके पास शेयर सर्टिफिकेट है, दिस शेयर सर्टिफिकेट इज एन एविडेंस फ्रॉम द कंपनी टू द होल वर्ल्ड दैट यू आर द राइटफुल ओनर ऑफ द शेयर्स एंड नो वन कैन स्टॉप यू, नो वन कैन डिनाई यू दैट यू आर नॉट द ओनर ऑफ द शेयर्स। आप ही राइटफुल ओनर हो शेयर्स के। सेकेंडली एस्टॉपल एज टू पेमेंट, द शेयर सर्टिफिकेट हैज बीन मेंशन्ड, शेयर सर्टिफिकेट में मेंशन होगा दैट द शेयर्स हैव बीन फुल्ली पेड अप। If it is mentioned in the share certificate that the shares are fully paid up, in that case कंपनी आपसे फिर से पैसा नहीं ले सकती। You will be treated as bona fide purchaser, good faith में आपने वो क्या किया है, वो शेयर सर्टिफिकेट लिया है। लास्ट हम लोगों ने देखा था बच्चा लोग, क्या देखा था हमने कि ये जो शेयर सर्टिफिकेट उसको मेंटेन कब तक रखना है, क्या मेंटेन करना है, मेंटेन करना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी की, अगर वो नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। कब तक शेयर सर्टिफिकेट या उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना है? नॉर्मली 30 ईयर्स तक, ठीक है, प्रिजर्व करना है। अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, लड़ाई झगड़ा है, तो परमानेंटली प्रिजर्व करना है। अगर कोई शेयर सर्टिफिकेट डिफेस्ड वाला है तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी उसको बोल्ड लेटर्स में कैंसल्ड लिखेगी और 3 साल बाद वो उसे डिस्ट्रॉय कर सकती है। यानी कि 3 साल तक मेंटेन करना है, जब से सरेंडर हुआ 3 इयर्स के बाद वो डिस्ट्रॉय कर सकती है। एस्टॉपल का मतलब एक बच्चा पूछ रहा था, विच मीन्स टू स्टॉप, ठीक है।
डन है। लास्ट हम लोगों ने देखा पर्सोनेशन ऑफ शेयर होल्डर्स। पर्सोनेशन मतलब क्या, प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स। कोई शेयर होल्डर ऐसा करता है कि कोई और तरह से वो प्रिटेंड करता है बनने का। क्यों ऐसा कर रहा है, वोट करने के लिए, ठीक है, या फिर कोई भी पैसा कंपनी से लेने के लिए, एंड उसका इंटेंशन सही नहीं, डिसीटफुली वो ऐसे करता है, धोखा देने के लिए वो करता है। तो इस केस में अब तो जेल जाना पड़ेगा, जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपके ऊपर क्या आ जाएगा, इम्प्रिजनमेंट आ जाएगा 1 साल से 3 साल तक का, और फाइन लग जाएगा 1 लाख रुपए से मैक्सिमम 5 लाख रुपीज तक का। एंड यस, ये हो गया है आज के लेक्चर का हमारा स्वाहा, ठीक है। अच्छा, आग लगा दी क्या? जैसे ही स्वाहा हो जाएगा मुझे बता दिया करो यार तुम लोग, वो फायर इमोजी भेज के बता दिया करो कि दीदी आग लग गई, मजा आ गया आज के लेक्चर में, ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट शेफाली संजय, तो दैट मुझे भी पता चल जाए ना। स्वाहा हो गया ये साहिल, परफेक्ट प्रियांशी, गरिमा, साहिबा, जैनब, विपुल, प्रियांशी, थैंक यू सो मच प्रियांशी राठौर। डिस्ट्रॉय कोई करता नहीं तन भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मान लो आग लगी और आपके शेयर सर्टिफिकेट डिस्ट्रॉय हो गया, बिल्कुल। अच्छा, और कोई डाउट है आप लोगों के मन में? मजा आ गया साम्या, गौश, पार्थ, थैंक यू सो मच तमन्ना। इफ यू गाइस हैव एनी डाउट डेफिनेटली पूछ लो। शेयर सर्टिफिकेट में नाम तो लिखा होगा ही होगा वेदिका, वरना मिल ही नहीं सकता है। बोनाफाइड परचेजर मतलब शिवम आपने गुड फेथ में कुछ चीज परचेज करी है। आज का चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, और ये चैप्टर अभी लंबा चलेगा, 5 to 6 लेक्चर्स तक जाएगा, एंड इट वुड बी मोर इंटरेस्टिंग, डे बाय डे बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये, ठीक है। कंपनी लॉ ही इंटरेस्टिंग है, अपन एकदम प्रैक्टिकली पढ़ रहे हैं क्योंकि हर चीज़। थैंक यू सो मच आयशा। सो पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया है, थैंक यू तमन्ना, मीन्स अ लॉट। मैम आज का क्लास थोड़ा बड़ा था बट बहुत मज़ा है। बड़ा तो नहीं था यार, ठीक है, 3:30 तक क्लास होती है तुम्हारी, धीरे धीरे आदत डालो। 2 घंटे हम बैठ सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। प्लीज इसको रिवाइज करके आना, क्योंकि रिवाइज करके आओगे तब भी दिमाग में चलेगा। एंड सेक्शन की लिस्ट बनाई है ना, ठीक है, बनानी है, मेरी आंखें हर तरफ है, तुम्हारे घर पे भी है। सेक्शन की लिस्ट जरूर 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 बनानी है आपको, ठीक है। एंड साथ ही साथ आप बता सकते हो आपकी रेटिंग्स देके भी कि कैसे आपको लेक्चर्स लग रहे हैं। इट वुड हेल्प अस टू सी आवर रिव्यूज फ्रॉम ऑल ऑफ यू। चलो, कंपनी लॉ फेवरेट बन गया, दैट्स व्हाट आई वांटेड शेफाली हमेशा से, और धीरे धीरे देखना कंपनी लॉ और फेवरेट बनता जाएगा, ठीक है। बस दिमाग में ये मत लेकर चलना कि टफ है, डिफिकल्ट है, ये मत सोचो। मेरे साथ साथ पढ़ो, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाऊंगी, जो जरूरी है रेलिवेंट है वो बताऊंगी। जहाँ जरूरत होगी मैं अपने हाथों से यहाँ पर चार्ट भी बनाऊंगी, हैंड रिटन चार्ट भी आपको मिलेंगे जहाँ जरूरत लगेगी, ठीक है। सो फाइनली दैट्स द एंड ऑफ टुडेज कंपनी लॉ लेक्चर। आज 4 बजे हम मिलने वाले, हमारी SBIL की पहली क्लास होने वाली है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटिफुल कॉम्प्लीमेंट्स। लेट मी नो ये लेक्चर कैसा लगा थ्रू योर रेटिंग्स। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। खूब खूब अच्छे से पढ़ो, जस्ट मेक योर सेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक मी प्राउड। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच एवरी वन वंस अगेन। श्रेया, भूमि, मुस्कान, बाय। थैंक यू सो मच प्रियांशी चौधरी।